और इसमें माइक की सेटिंग किधर से? ठीक है, तो इधर से। ओके, और ये जो स्टूडेंट भी अपने ओके। अभी अपन को कैसे कैमरा ओबीएस के थ्रू लेना है कि डायरेक्ट, क्योंकि मेरा ओबीएस से कनेक्टेड है ना। ओके, हाँ नहीं आ जाएगा आईपैड। ये देखो ना, मैं एक ही कंप्यूटर से कर रही हूँ तो स्क्रीन के ऊपर वो यही शो होगा उधर। नहीं बट आपसे कोई इशू नहीं होगा। हाँ बट अपन को ये स्क्रीन तो सीधा उधर डायरेक्ट शो होगा ना, मैं चैट तो दूसरे डिवाइस में देखूंगी ना। चलेगा, ठीक है, ओके। आई कैन स्टार्ट द क्लास नाउ, राइट? ओके। Hello everybody, good afternoon. So sorry for this mess. I'm not sure how this app works. Let me just also join myself as a student. Then I will be able to read your comments. Hello everybody. कैसे हैं आप सब? गुड आफ्टरनून एवरीबडी। सो पता नहीं यार, मैं जब भी इसको क्लास को ऑन करती हूँ कुछ ना कुछ इशू तो आता है। बट वाईटी पे आज ले लेंगे, बट हमेशा तो नहीं ले पाएंगे ना, क्लास तो अपनी क्लास के अंदर ही होगी। सो हमें यहीं पे ज्वाइन करना पड़ेगा। चलो एक बार ये बता दो, आपको आवाज आ रही है ना? कहीं पता लगेगा कि हमने क्लास सेशन शुरू कर दिया एंड यू गाइस आर नॉट एबल टू हियर मी। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीबडी। चलो बेटा, कल तो तुमने बहुत मजे करे होंगे। मजे क्यों किए? क्योंकि कल तो आज छुट्टी होगी बाई चांस। अब देखो, अब तुम ना ऐप के अंदर आ गए हो, तो अब मैं अपना रूप बदल लेती हूँ। जब तक मैं ऐप के बाहर यूट्यूब पे रहती हूँ तो मैं बड़ी हंसती हुई ऐसे खिलखिलाती हुई नजर आती हूँ। बट जैसे ही मैं ऐप के अंदर आ जाती हूँ ना, फिर मैं सीरियस टीचर बन जाती हूँ। फिर मुझे ऐसे होता है कि क्लास में टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए। अब मैं तुम्हें अपना असली रूप दिखाऊंगी। मैंने भी बहुत ज्यादा मिस किया आप लोगों को। चलो आप ऐसा करो, फटाफट अपनी नोटबुक निकाल लो, क्योंकि काफी सारा चीजें हैं जो हमने लास्ट क्लास में सीखी थी और वो मुझे आपको रिवाइज कराने से पहले लिखवानी है। एक बार आपकी नोटबुक में हम उसको लिख लेंगे, फिर हम उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। जो लास्ट क्लास थी हमने रिस्क और कंट्रोल की डिस्कशन मोस्टली वहां पे करी थी, वो हमें लिखनी है। और उसके अलावा भी छोटे मोटे से अपने कुछ तो टॉपिक है, वो हम बेसिक्स के आज की इस क्लास में खत्म करेंगे। मतलब अपना ऑब्जेक्टिव ये है कि आज की क्लास बेसिक्स के लिए लास्ट क्लास होनी चाहिए, ताकि कल की क्लास से हम अपना सिलेबस शुरू कर पाए। ठीक है, चलो। हाँ चलो, लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। ग्रुप बना लेते हैं। यस एब्सोल्युटली, डेफिनेटली ग्रुप बना लेंगे। व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप क्रिएट कर लेंगे, या चलो टेलीग्राम के ऊपर एक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं, सो दैट वी कैन स्टे कनेक्टेड। चलो चलो, वाईटी पे नहीं, यहीं पे रहेंगे हम, असली रूप यहीं दिखाना है। चलो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। प्लीज बेटा, जहां से भी आपके नोट्स खत्म हुए हैं वहीं से शुरू कर लो। और कोई बच्चा मुझसे ये नहीं बोलेगा मैम जो क्लास में नोट्स बनाए थे वो नोट्स का कॉपी दे दो, क्योंकि मैं दे नहीं पाऊंगी। क्योंकि अभी मैं ब्लैक स्क्रीन के ऊपर लिखती हूँ तो पेन आपका थोड़ा सा अलग रहता है। अगर मैं इसको आपको एक्सपोर्ट करके प्रोवाइड कराऊंगी ना, तो आपको वो दिखाई नहीं देगा, और मैं दूंगी भी नहीं, क्योंकि मैं क्लास में टाइम वेस्ट कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ, टाइम वेस्ट नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। मैं चाहती हूँ कि आप क्लास में मेरे साथ ही बनाओ। तो ज्यादा समझदारी रिकॉर्डेड वाले बच्चे करेंगे नहीं कि मैम से नोट्स ले लेते हैं और क्लास को स्किप कर देंगे और टाइम बचा लेंगे। आपको साथ में ही नोट्स बनाने पड़ेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। बेटा लिखना शुरू करो। अपना नेक्स्ट टॉपिक जो भी था, जो भी नंबर था, लिखो। व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल। फटाफट लिखो, मेरी स्पीड बहुत तेज रहेगी ताकि हम क्लास की डिस्कशन आगे शुरू कर पाए। फटाफट, व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल? आंसर
internal control are the policies and कोई बात नहीं करेगा क्लास में, फटाफट, these are the policies and procedures which are DIM है, हाँ लिखो ऐसे जैसे मैं लिखवा रही हूं, डिजाइंड, इम्प्लीमेंटेड, मेंटेन्ड, नीचे बाय 3 एरो मैनेजमेंट, पूरा लिखते हैं क्योंकि अभी हमने इसको डिस्कस भी नहीं किया आपके साथ, मैनेजमेंट, पहले TCWG, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज, ठीक है। TCWG मतलब दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस। मैं रिवाइज कराऊंगी, पहले इधर आ जाओ, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज, ठीक है। आगे लिखो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर, जो भी पॉइंट है आपका, आप पॉइंट वाइज चल सकते हो, मुझे पॉइंट याद नहीं है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंटरनल कंट्रोल? आईसी बोले तो इंटरनल कंट्रोल, सो यहां पे आप ब्रैकेट में लिख लो आईसी। आपको क्वालिटी ठीक आ रही है? क्योंकि मेरी स्क्रीन के ऊपर क्वालिटी का मुझे इशू क्यों लग रहा है? क्वालिटी आपको ठीक आ रही बेटा? चलो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंटरनल कंट्रोल? लिखो आंसर। PCD। P मतलब प्रिवेंशन, C मतलब करेक्शन, D मतलब डिटेक्शन। कंट्रोल को लगाने का पर्पस है प्रिवेंशन करना, करेक्शन करना, डिटेक्शन करना। किस चीज की? ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। कहां पे? इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर होने वाली गलतियों को प्रिवेंट करना, रोकना, करेक्ट करना, ठीक करना, डिटेक्ट करना, अगर वो हो जाए उन्हें ढूंढना, पर्पस होता है कंट्रोल को लगाने का, ठीक है। आगे लिखो, हु इंप्लीमेंट्स, ये तो हो चुका है वैसे, बट फिर भी एक बार फिर से, हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू इंप्लीमेंट कंट्रोल या इंटरनल कंट्रोल। आंसर में लिखो, आंसर मैनेजमेंट, ठीक है। आगे, व्हाट इज ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी? P मतलब क्या लिखा है? P मतलब प्रिवेंशन। व्हाट इज ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल कंट्रोल? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कंट्रोल को लेकर? लिखो, टू अंडरस्टैंड कंट्रोल, टू अंडरस्टैंड इंटरनल कंट्रोल। तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उसको कंट्रोल समझने हैं, ठीक है। फिर नीचे एरो लगाओ और लिखो वाई ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड कंट्रोल। ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड कंट्रोल। क्यों समझता है वो कंट्रोल? इंटरनल कंस्ट्रक्शन नहीं,
प्रिवेंशन, इंटरनल कंस्ट्रक्शन नहीं, इंटरनल कंट्रोल। कौन कह रहा है कंस्ट्रक्शन? बट अरे तुम इतनी देर से क्या कर रहे थे कल क्लास में? इंटरनल कंस्ट्रक्शन का चैप्टर नहीं है ये, इंटरनल कंट्रोल। सो ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड कंट्रोल। व्हाई? लिखो इसका आंसर। टू फाइंड आउट रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट। मैं रिवाइज कराऊंगी, पहले लिख लो। टू फाइंड आउट रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट, जिसको इन शॉर्ट हम क्या कहते हैं? रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट, ROMM, रोमम भी इसे हम कहते हैं। ठीक है, आगे व्हाट इज रिस्क? व्हाट इज रिस्क? लिखो, रिस्क इज अ प्रोबेबिलिटी। रिस्क एक प्रोबेबिलिटी है ऑफ समथिंग। रिस्क इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग गोइंग नेगेटिव। किसी चीज के गलत होने के चांसेस को रिस्क कहते हैं। जैसे कि आज मौसम बहुत खराब है, बारिश हो सकती है, रिस्क है। ठीक है, सो कुछ गलत हो सकता है, उसको आप रिस्क कहते हैं। जैसे कि आपका पेपर खराब गया, रिस्क है कि आप फेल हो सकते हो। क्या आप कभी घर पे आके ऐसे बोलते हो कि यार आज मेरा पेपर बहुत अच्छा गया, रिस्क है मैं फेल हो सकता हूं? नहीं, आप हमेशा रिस्क इस शब्द को एसोसिएट करते हो जब भी कुछ गलत होने का चांस होता है। सो ऑडिट के अंदर हम रिस्क जब ये वर्ड एसोसिएट करते हैं, इसको एसोसिएट करते हैं विद द मिस स्टेटमेंट, क्योंकि गलती कुछ गलत होता है तब हम उसे गलती कहते हैं। तो रिस्क मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग गोइंग नेगेटिव, समथिंग हैपनिंग नेगेटिव, उसे आप कहते हो रिस्क। मैंने ये डेफिनेशन रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट की नहीं लिखवाई है, मैंने डेफिनेशन लिखवाई रिस्क क्या होता है। अब आप लिखो, अब आगे लिखो, व्हाट इज रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट? What is risk of material misstatement? Risk of material misstatement, इसका आंसर लिखो, risk that financial statements will be materially misstated. Financial statements will be materially misstated before audit. Before audit is called risk of material misstatement. So basically मैं ऑडिट अभी करना शुरू नहीं किया है ऑडिटर ने, उससे पहले कितना चांस है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियां हो सकती है, उसे हम कहते हैं रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट। ठीक है, अब आगे लिखना, लिखो कंपोनेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट। कंपोनेंट्स ऑफ रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट, कितने कंपोनेंट होते हैं बेटा? आंसर में लिखिए, देयर आर टू कंपोनेंट्स, देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट। फटाफट बताओ वो दो कंपोनेंट कौन कौन से पढ़े थे जिनसे मिलके रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट बनता है? देयर आर टू टाइप ऑफ रिस्क जिससे ROMM बनता है। एक क्या होता है अपना इनहेरेंट रिस्क, और दूसरा क्या होता है कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क, दो चीजों से मिलके रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट मिलता है। वेरी गुड, इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। अब लिखो, इनहेरेंट रिस्क इज रिस्क दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स may be materially misstated कोमा मिस स्टेटमेंट का शॉर्ट में लिख रही हूं मिसस्टेटेड, या पूरा लिख देते चलो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट may be materially misstated when
देर आर नो कंट्रोल, देर आर नो कंट्रोल। इसको हिंदी में बोले तो, हिंदी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मतलब इंग्लिश, कितना रिस्क है, कितना रिस्क है गलतियां होने का, गलतियां होने का, अगर ऐसा मान ले, ऐसा मान ले कि कंट्रोल नहीं है, नहीं है, उस रिस्क को क्या कहते हैं? इनहेरेंट रिस्क कहते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के आगे क्या लिखा हुआ है? कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? रिस्क दैट, कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेटा? निराली, कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? लीजिए, थोड़ा सा ऊपर कर दिया, थोड़ा जल्दी लिखो यार, मैं वैसे भी बहुत स्लो लिख रही हूं। मैम या तो सुन पा रहे हैं तो लिख नहीं पा रहा। बेटा आप लिख लीजिए, सुनने की जरूरत नहीं है अंकित, क्योंकि आपको खाली अभी लिखना है। जब मैं पढ़ाती हूं तो मैं आपको बोलती हूं कि आपको लिखना नहीं है, तो आप सिर्फ लिख लीजिए। आपको सुनने की जरूरत क्यों है? क्योंकि कल क्लास में, मतलब जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें डिस्कस हुआ था, और आज जो क्लास हम दोबारा से शुरू करेंगे उससे पहले मैं रिवाइज कराऊंगी, तो आपको लिखना है। जब मैं लिखने का टाइम देती हूँ तो लिखना है, जब हम पढ़ेंगे तो मैं नहीं लिखवाती हूँ। हाँ, ये तो मुझे भी डाउट है कि आपको स्क्रीन साफ शो हो रही है नहीं, क्योंकि मुझे भी मेरी स्क्रीन दूसरी डिवाइस में क्लियर शो नहीं हो रही है। सो आई एम नॉट श्योर कि इधर क्या इशू है। यस, कंट्रोल लो है तो इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क क्लियर है, तो फिर आपके नेट में इशू होगा क्योंकि मेरी साफ होगी। चलो आगे, आपके नेट में भी इशू हो सकता है। कंट्रोल रिस्क लिखो बेटा, रिस्क दैट मटीरियल मिस स्टेटमेंट, थोड़ा जल्दी लिखो यार, अपनी स्पीड दिखाओ। मटीरियल मिस स्टेटमेंट मे एग्जिस्ट in financial statements when controls are weak, control are weak। ठीक है, इसका हिंदी में मतलब बोले तो, कंट्रोल है तो सही पर अच्छे नहीं हैं, या दूसरे तरीके से बोले तो रिस्क ऑफ कंट्रोल फेलियर इज नोन एज कंट्रोल रिस्क। जैसे कि लिख लेते हैं, एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल, कंट्रोल क्या है? कंट्रोल whenever, या इससे भी आसान कंट्रोल लिखते हैं जो आपने भी किया है, एट दी एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के एंड में एक कंट्रोल लगाया हुआ है आपने, क्या? BRS विल बी प्रिपेयर्ड, कि हम BRS बनाएंगे, ये कंट्रोल लगाया हुआ है। अच्छा, इधर कंट्रोल रिस्क क्या है? व्हाट इज कंट्रोल रिस्क? कंट्रोल रिस्क मतलब कंट्रोल फेल हो जाएंगे, और ये कंट्रोल फेल कैसे हो जाएगा? कि आप BRS नहीं बनाओगे। सो कंट्रोल रिस्क यहां पे क्या हुआ? दैट BRS is not prepared at the end of every month। तो ये रिस्क क्या हो गया बेटा? दिस इज कंट्रोल रिस्क, क्योंकि कंट्रोल जो है अगर आप उसको फॉलो नहीं करोगे, दैट इज कंट्रोल रिस्क, राइट? सो दैट इज कंट्रोल रिस्क। कोई भी आप यहाँ पे कंट्रोल का एग्जांपल लिख लो, वो रिस्क की वो कंट्रोल नहीं फॉलो होंगे, वो रिस्क की कंट्रोल फेल हो जाएंगे, दैट रिस्क इज योर कंट्रोल रिस्क। और इनहेरेंट रिस्क का एग्जांपल दो, लिखो यहाँ पे इनहेरेंट रिस्क का एग्जांपल कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ बिजनेस का नेचर कॉम्प्लेक्स है,
तो बिजनेस के नेचर की करेक्टरिस्टिक्स की वजह से ये रिस्क अराइज हो रहा है। बट इसको भी ना एक लेवल इसके आगे बढ़ेंगे, बट जब आपके चैप्टर नंबर 3 में जाएंगे, क्योंकि रिस्क भी 2 लेवल के ऊपर एग्जिस्ट करता है, तो जरूरी नहीं कि बिजनेस लेवल पे ही आप इस रिस्क को देखते हो, बट अभी आपकी समझने के लिए इतना समझो। समझ में आ रहा है? सो कॉम्प्लेक्स नेचर है बिजनेस का। जैसे कि एग्जाम्पल इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी, risk is generally, in case of banking company, risk is generally high as compared to a trading company, as compared to a trading company। लैग आ रहा है यार, कितना लैग आ रहा है, बड़ी दुख, ये तो ऐप बहुत दिक्कत देगी क्लास में, ऐसे कैसे चलेगा यार। लीजिए, कहां पे रह गए आप, कितनी ऊपर करनी है? प्लीज ऐसे मत करो यार, देखो ऐप में पहले बहुत इशू है, अपनी 2 घंटे की क्लास है, पहले लेट शुरू हुई, अगर तुम मुझे कुछ भी मिस इन्फॉर्म करोगे तो फिर वो डिस्ट्रैक्शन होगी। हमें एक टीम होके काम करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि हम वर्चुअल क्लासेस ले रहे हैं तो कुछ टेक्नोलॉजी इशू आएंगे तो आप फायदा ही नहीं उठा सकते उस चीज का। चलो कोई लैग नहीं है, चलो फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। हो गया आपका यहां तक नोट? प्लीज यहां तक नोट हो गया, आगे बढ़े प्लीज। चलो आगे बढ़ो बेटा, इन दोनों को मिला के ऐसे लिखो, इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क, इट इज नोन एज रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। और ये लाइन आप अभी लिख लो, वैसे आप इसको चैप्टर नंबर 3 में भी सीखते हो। देयर इज ऑलवेज in fact combined assessment of risk of material misstatement is done। हमेशा आप कंबाइंड असेसमेंट करते हो रिस्क की। सो इसका मतलब आप जब भी ऑडिट पढ़ोगे, ऑडिट में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इनहेरेंट रिस्क कितना, कंट्रोल रिस्क कितना। ऑडिटर क्या बोलेगा? रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट इतना। ठीक है, तो बेटा ये 2 रिस्क तो किससे जुड़े हो गए? ये हो गए क्लाइंट से जुड़े हुए। अब मुझे एक रिस्क और चाहिए, लिखो, इज देयर एनी अदर रिस्क, इज देयर एनी अदर रिस्क रिलेटेड टू ऑडिटर? क्या ऑडिटर से जुड़ा हुआ भी कोई और रिस्क है? यस, वेरी गुड। और वो रिस्क कौन सा है? यस, डिटेक्शन रिस्क। आंसर यस, डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क ऑडिटर से जुड़ा हुआ है। और ये रिस्क का मतलब क्या है? एरो लिखो, रिस्क दैट ऑडिटर विल नॉट बी, डिटेक्टिव नहीं डिटेक्शन, डिटेक्टिव नहीं डिटेक्शन, शब्द मत बदलो। रिस्क दैट ऑडिटर विल नॉट बी एबल टू डिटेक्ट मटीरियल मिस स्टेटमेंट। रिस्क है कि ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होने वाली गलतियों को ढूंढ नहीं पाएगा। विल नॉट बी एबल टू डिटेक्ट मटीरियल मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज कॉल्ड डिटेक्शन रिस्क। अच्छा, फिर लिखो एरो लगा के, रीजन, व्हाट आर द रीजंस फॉर डिटेक्शन रिस्क? डिटेक्शन रिस्क के रीजन क्या है बताओ? 2 रीजन कौन कौन से बेटा? वन इज सैंपलिंग। सो इसको ही आप कह सकते हो 2 टाइप के डिटेक्शन रिस्क होते हैं और 2 ही रीजन होते हैं। वन इज सैंपलिंग एंड अनदर इज नॉन सैंपलिंग रिस्क। नॉन सैंपलिंग रिस्क, ऑल्दो सैंपलिंग रिस्क की जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो ऐसे नंबर 530 में जाके पढ़ेंगे, बट अभी के लिए लिख लो, रिस्क दैट
रिस्क दैट, ये इसकी डेफिनेशन नहीं है, जैसे डेफिनेशन लिखी हुई है उस तरीके की डेफिनेशन ऐसे नहीं लिखी गई है, उसको भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, बट आप अपने समझने के लिए लिखो, रिस्क दैट ऑडिटर विल नॉट बी एबल टू डिटेक्ट मटीरियल मिस स्टेटमेंट, कि ऑडिटर गलतियां नहीं ढूंढ पाएगा, कहां पे गलतियां नहीं ढूंढ पाएगा, इन दोज आइटम्स, उन आइटम्स में जो सैंपल में नहीं आई, विच आर नॉट पार्ट ऑफ सैंपल, उस रिस्क को आप कहते हो सैंपलिंग रिस्क। सिंपल शब्दों में, इसको लिखा अलग तरीके से गया है, वो भी मैं बताऊंगी आपको, वो भी समझ में आएगा। उसको कहते हो सैंपलिंग रिस्क। नॉन सैंपलिंग रिस्क, रिस्क दैट अराइजेज ड्यू टू एनी अदर रीजन, जो किसी और रीजन की वजह से अराइज होता है, किसको छोड़कर, अदर देन सैंपल या अदर देन सैंपलिंग, उस रिस्क को मैं क्या कहती हूं, नॉन सैंपलिंग रिस्क। मैम एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, अभी के लिए लिख के छोड़ दो नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। क्यों? क्योंकि जब मैं आपको स्टैंडर्ड करा दूंगी ना, तो बहुत सारे ऑडिट प्रोसीजर के अपने पास एग्जाम्पल होंगे, फिर हम वहां पे इसको डिस्कस कर लेंगे। बेसिकली नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, जिस टाइप के ऑडिट प्रोसीजर ऑडिटर में परफॉर्म करता है, ऑडिटर ऑडिट में परफॉर्म करता है, वो भी एक लिमिटेशन बन जाती है, जिसकी वजह से ऑडिटर सारी गलतियां फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं ढूंढ पाता है। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, आप चाहो तो लिख भी लीजिए, इंक्वायरी मैंने एग्जांपल दिया था, इंक्वायरी फ्रॉम द क्लाइंट, इंक्वायरी फ्रॉम द क्लाइंट, कि मैंने क्लाइंट से इंक्वायरी करी, क्लाइंट ने जवाब दिया, ठीक है। अब वो क्लाइंट झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, अगर मेरे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है उसको ढूंढने का कि ये सच कह रहा है या नहीं, तो फिर मेरे स्कोप के ऊपर लिमिटेशन लग जाएगी। लिमिटेशन लगने का मतलब कि मुझे जो एविडेंसेस मिलेंगे उनका क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। ये भी एक कंसेप्ट हम पढ़ते हैं कि एविडेंस भी अच्छे होने चाहिए, तभी हम अपने रिस्क को लो लेवल पे लेकर आ सकते हैं, ठीक है। सो जिस तरीके के प्रोसीजर हम परफॉर्म करते हैं, इसको ऐसे याद रखो, वो भी एक लिमिटेशन बन जाती है ऑडिट पे, कि ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सारी गलतियों को ढूंढ नहीं पाएगा। इसको हम कहते हैं डिटेक्शन रिस्क, ठीक है। चलो आगे लिख लीजिए, एक और रिस्क है, व्हाट इज ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क, व्हाट इज ऑडिट रिस्क, लिखो, रिस्क दैट auditor will give an inappropriate audit opinion when financial statements are materially misstated, is called ऑडिट रिस्क। कि ऑडिटर एक गलत ओपिनियन दे देगा उस सिचुएशन में जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर गलतियां थी। तो अब कैसे समझो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियां थी, रियलिटी ये थी, बट उसने गलत ओपिनियन दे दिया। तो उसने क्या कह दिया वो रिपोर्ट में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब कुछ सही है। ऐसा कहने की प्रोबेबिलिटी को ऑडिट रिस्क कहते हैं। मैम विच आर नोट ऑफ सैंपलिंग, विच आर नोट ऑफ सैंपलिंग बोले तो बेटा दोज आर नॉन सैंपलिंग रिस्क, ठीक है। अब सुनना, लिखो इसके आगे एक और लाइन, वाइसा वर्सा ऑफ दिस स्टेटमेंट इज, नहीं मैं बताऊंगी ऐसा कब होगा, वेदांत जानबूझ के वो गलत ओपिनियन नहीं देगा, मैं बताऊंगी। वाइसा वर्सा ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट ऑडिट रिस्क, मतलब इस स्टेटमेंट का उल्टा ऑडिट रिस्क नहीं है। क्यों? क्योंकि इस स्टेटमेंट का उल्टा रिस्क ही नहीं है। क्यों? क्योंकि रिस्क इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग गोइंग नेगेटिव, किसी चीज के गलत होने के चांस को आप रिस्क कहते हो। सुनो बेटा,
सैंपल नेगेटिव कैसे आ सकते हैं? तुम स्टैट की तरीके से सैंपल मत पढ़ो। सैंपल नेगेटिव का मतलब क्या, तो मुझे बताओ सैंपल नेगेटिव का मतलब क्या, फिर मैं तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब दूंगी। अब इधर आ जाओ बेटा, मैं आपको एक स्टेटमेंट समझा रही हूं ध्यान से। ऑडिट रिस्क क्या है, यहां पे ये रफ है, इसको लिखना नहीं है। ऑडिट रिस्क मतलब क्या, ये रियलिटी थी, ये रियलिटी थी, ये रियलिटी थी एंड ऑडिटर ने रिपोर्ट में ऐसा कह दिया, रिपोर्ट में ऐसा कह दिया। सिचुएशन है, रियलिटी क्या थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलतियां थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियां थी, यस, बट ऑडिटर ने रिपोर्ट में कह दिया ट्रू एंड फेयर व्यू, ट्रू एंड फेयर व्यू, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। क्या ये रिस्क ऑडिट रिस्क है? यस, दिस रिस्क इज एन ऑडिट रिस्क दैट ऑडिटर विल गिव एन इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन। ऑडिटर का ओपिनियन क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। ये ओपिनियन गलत है, यस गलत है, क्योंकि एक्चुअल में क्या था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियां थी। सो दिस इज ऑडिट रिस्क कि ऑडिटर एक गलत ओपिनियन दे देगा उस सिचुएशन में जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। बट इसका उल्टा ऑडिट रिस्क नहीं है, मतलब उल्टी सिचुएशन करो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलतियां नहीं थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती नहीं थी, और उसने क्या कह दिया, उसने क्या कह दिया होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, नॉट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। तो मतलब वो ये कह के जा रहा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलतियां है जबकि एक्चुअल में गलतियां नहीं थी। ये रिस्क नहीं होता ऑडिट रिस्क। और ये क्यों नहीं होता, क्योंकि देखो अगर आपने ऊपर वाला काम किया, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियां थी और आप ये कह के चले गए सब कुछ सही है, तो रिस्क है कि यूजर आपके बेसिस पे वो रिपोर्ट पढ़ के डिसीजन लेंगे और उनका पैसा डूब जाएगा, इन्वेस्टर, क्योंकि आपने तो बोल दिया गलतियां नहीं है, फ्रॉड नहीं हुआ, कुछ नहीं आपको मिला, सब कुछ सही है। उन्होंने आपकी रिपोर्ट के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट कर दी और उनका पैसा डूब जाएगा, रिस्क है ना, कुछ गलत हो जाएगा। सो दिस इज ऑडिट रिस्क। बट उल्टा अगर आपसे हो गया तो मतलब आपने बोल दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर गलतियां है जबकि सब कुछ सही था, तो भाई इससे किसी का नुकसान तो नहीं हुआ, किसी का कोई लॉस तो नहीं हुआ, तो ये रिस्क ही नहीं है। मैंने क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग गोइंग नेगेटिव, किसी चीज के गलत होने के चांसेस को रिस्क कहते हो। ये सिचुएशन सेकंड सिचुएशन, ये रिस्क ही नहीं है, ऑडिट रिस्क में ये कवर नहीं होता, ऑडिट रिस्क में ये कवर नहीं होता। इनफैक्ट ऑडिट में ऐसा होगा ही नहीं। ये सेकंड सिचुएशन के, बेटा सुनना, हाँ कंपनी का लॉस हो गया, मैं अभी इस स्टेटमेंट को पूरा कवर कर रही हूं, ये सेकंड सिचुएशन होने के चांसेस ही नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि ऑडिटर जो भी काम करेगा वो एविडेंसेस के बेसिस पे करेगा। मतलब आप जो भी ओपिनियन देके जाओगे, जो काम आपने किया, जो एविडेंसेस आपको मिले, उसके बेसिस पे आप ओपिनियन देके जाओगे। सो अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलतियां थी ही नहीं तो आपको वो गलतियां मिली ही नहीं होंगी। समझ में आ रहा है आपको? कंपनी का तो लॉस हो गया, बट ये सेकंड प्रोबेबिलिटी होती ही नहीं है, क्योंकि आप ऑडिटर हो, आपने काम किए, आपने प्रोसीजर परफॉर्म किया, आपने कैश की चेकिंग करी, कैश में गलतियां मिली तो तुम ओपिनियन देके जा रहे हो। बट अगर तुम्हें गलतियां मिलेगी ही नहीं तो तुम ओपिनियन दोगे ही नहीं, मतलब रिपोर्ट ही तुम ऐसी नहीं बनाओगे। तो ऐसा नहीं कि तुम हवा में कुछ भी ओपिनियन देके चले जाते हो, तुम्हारे पास बैकिंग होती है और हवा में आप ओपिनियन दे ही नहीं सकते। हर एक चीज जो तुम काम करोगे उसको तुम अपनी डॉक्यूमेंटेशन में मेंटेन करोगे। समझ में आ रहा है? तो ये सेकंड प्रोबेबिलिटी होती ही नहीं है। बट बच्चा लॉजिक पूछता है कि ऐसा स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि वाइजा वर्सा ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट एन ऑडिट रिस्क, एमसीक्यू में आता है ये, ठीक है। इसका लॉजिक ये है क्योंकि सेकंड सिचुएशन में रिस्क नहीं है, वो रिस्क ही नहीं है, ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी ही नहीं होती है, ऐसा होगा ही नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ऑडिटर कभी ऐसी बात बोल के ही नहीं जाएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि अगर आपने ये बोला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियां है, मैं आपको बताऊं, जब आप अपनी रिपोर्ट बनाते हो, आप अपना जिधर ओपिनियन देते हो, देखो सुनना मेरी बात, ये आपका एक सेक्शन बनेगा, मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊंगी भी, ये आपका एक ओपिनियन का सेक्शन बनता है, ठीक है। इधर आप अपना ओपिनियन दे देते हो कि गलतियां है या नहीं, गलतियां आपने बता दिया। फिर इसके नीचे आप एक सेक्शन बनाते हो, बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन, कि मैं जो ऊपर ओपिनियन दे रहा हूं वो किस रीजंस की वजह से दे रहा हूं। तो अगर आपने ऊपर ओपिनियन दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियां है, तो नीचे कारण बताते हो वो गलतियां क्या है। तो ऐसे आप कभी करके ही नहीं जा सकते कि आपने बोल दिया कि गलतियां
है, जबकि थी ही नहीं, क्योंकि गलतियां थी तो आप नीचे कारण बताओगे, आपसे ऐसी गलती हो ही नहीं सकती ऑडिट में। यस, डिटेक्शन रिस्क और ऑडिट रिस्क में क्या डिफरेंस है आपको मैंने न्यूमेरिकली भी समझाया था और अभी हम आगे वही डिस्कशन कर रहे हैं। बट क्या आपको ये खिचड़ी समझ में आई? इधर आ जाओ आप वापस। सो दिस इज ऑडिट रिस्क। इसको दूसरे तरीके से लिखें तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूं, इनहेरेंट रिस्क इंटू कंट्रोल रिस्क इंटू डिटेक्शन रिस्क इज इक्वल टू ऑडिट रिस्क। क्या आपको डिफरेंस समझ में आया? डिटेक्शन रिस्क इज अ पार्ट ऑफ ऑडिट रिस्क। So what is the difference between audit risk and detection risk? Detection risk is a part of audit risk. अब मैं आपकी नॉलेज के ऊपर एक क्वेश्चन पूछती हूं, अगर कहीं पे, सिर्फ आपको जवाब देना है, कहीं पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट हाई है, ठीक है, और मुझे ऑडिट रिस्क को लो लेवल पे रखना है, तो मुझे डिटेक्शन रिस्क को बढ़ाना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा? ये क्वेश्चन है। अगर मुझे ऑडिट रिस्क को लो लेवल पे रखना है और मेरा रिस्क हाई है, तो मुझे डिटेक्शन रिस्क को कम करना पड़ेगा या ज्यादा करना पड़ेगा? ये बताओ। वेरी गुड, लो करना पड़ेगा। बस यही कंसेप्ट है, ऑडिट में कुछ नहीं है। तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्लाइंट की वजह से आया, तुम क्लाइंट की ऑर्गेनाइजेशन में गए, तुमने एंटिटी को समझा, एनवायरमेंट को समझा, उसके तुम्हें देखा कि अच्छा बैंकिंग कंपनी है, इनहेरेंट रिस्क ज्यादा, लिख लेते हो इनहेरेंट रिस्क कितना, 5, जस्ट एन एग्जांपल न्यूमेरिकली। फिर तुमने कंट्रोल देखे, कंट्रोल की तुम्हें लगा यार कंट्रोल भी इतने अच्छे नहीं है, तो तुमने कंट्रोल रिस्क का फेलियर निकाला कि कितने चांसेस है कंट्रोल फेल हो सकते हैं, तुमने बोला 10। समझ में आ रहा है? तुमने बोला 10, तो तुम्हारा टोटल रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट कितना हुआ? 10 हो गया। अब तुमने ऑडिट रिस्क बोला मुझे एक्सेप्टेबल लेवल पे लेकर आना है, और तुमने अपने दिमाग में सेट कर लिया एक्सेप्टेबल लेवल बोले तो कितना, जस्ट एन एग्जांपल एक्सेप्टेबल लेवल बोले तो आपने बोल दिया 20। तो इसका मतलब तुम्हारा मैक्सिमम डिटेक्शन रिस्क सिर्फ 2 हो सकता है। तो तुम ऐसे प्रोसीजर आप परफॉर्म करोगे, तुम्हारा मैक्सिमम डिटेक्शन रिस्क 2 होगा। इसको न्यूमेरिकली तुम ऐसे समझ सकते हो। सो अल्टीमेट गोल मेरा ऑब्जेक्टिव ऑडिट का ये होता है कि मुझे ऑडिट रिस्क को एक्सेप्टेबल लेवल तक लेकर आना है, क्योंकि वो 0 तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ऑडिट की लिमिटेशन है, राइट। और वो एक्सेप्टेबल लेवल तक लेकर आने के लिए मैं खुद एज एन ऑडिटर क्या कर सकता हूं? डिटेक्शन रिस्क को कंट्रोल कर सकता हूं। अब बोलोगे डिटेक्शन रिस्क को आप कैसे कंट्रोल कर लोगे? अभी तो आपने बोला कि सैंपलिंग में भी रिस्क है और आपका अदर रीजंस की वजह से भी रिस्क राइज हो रहा है। यस, बट अगर मैं ये कह दूं कि एक सेल जो साल में हुई वो 10,000 बार सेल हुई, और आप जो सैंपल उठा रहे हो वो कह रहे हो कि मैं 8,000 आइटम की टेस्टिंग करूंगा, अरे भाई मैं कह दूं तुम 8,000 की नहीं तू 9,000 की टेस्टिंग कर, तो सैंपलिंग रिस्क कम हो जाएगा ना, क्योंकि जैसे जैसे आप सैंपल बढ़ाते जाओगे तो सैंपलिंग रिस्क कम होता जाएगा, तो ऑटोमेटिकली डिटेक्शन रिस्क कम हो जाएगा। कहना क्या चाह रही हूं? ये कहना चाह रही हूं कि अगर डिटेक्शन रिस्क कम करना है तो काम ज्यादा करना शुरू कर दो, बस सिंपल एज दैट। यस, सैंपल साइज आप बढ़ा दो, कितना सिंपल कंसेप्ट है। सो ये पूरी कहानी ना, ये ऐसे न्यूमेरिकली कुछ तो इंस्टीट्यूट ऐसे इक्वेशन में क्वेश्चन पूछ सकता है। अब इसको पूरे तरीके से क्या क्वेश्चन आएगा ये समझाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो कहीं से भी कहानी समझा सकता है, किसी भी तरीके से वो आपसे रिलेशनशिप पूछ लेगा। बट आपको कंसेप्ट अगर क्लिक हो गया तो वो कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले, यू विल बी इन अ पोजीशन टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। ठीक है, सो हमारा ऑडिट के अंदर अल्टीमेट पर्पस क्या होता है? टू रिड्यूस द ऑडिट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। आप लिखो आगे, ये लिखो आगे। What is the ultimate goal? इसको हम ना ओवरऑल ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं ऑडिट का। ऐसे नंबर 200 में इसे कहते हैं रीजनेबल एश्योरेंस लेनी है। यस, सो व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ ऑडिट? सो बेटा लिखिए, टू रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू अ लो लेवल या एक्सेप्टेबल लेवल। एक्सेप्टेबल बताइए, कौन बताता है ये एक्सेप्टेबल है या नहीं? ऑडिटर, कि मैं कितना एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूं, क्योंकि उसको रीजनेबल एश्योरेंस लेनी है। एक्सेप्टेबल लेवल, ये हमारा अल्टीमेट गोल है ऑडिट का। इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, ये गोल है।
और आप इसके सामने दोनों को ऐसे ब्रैकेट में लिख लीजिए, ये बात ऐसे नंबर 200 कहता है, जो आपने आज ही सीख ली। ठीक है, अच्छा अब अगला क्वेश्चन इसी से निकलेगा। हाउ दिस ऑडिट रिस्क कैन बी रिड्यूस्ड टू लो लेवल। हाँ, ये सब रिपीट होंगे वापिस से रिस्पेक्टिव चैप्टर्स के अंदर। मैं बता रही हूं ना, ये पूरा ऑडिट का तुम्हारा एक स्नैपशॉट है जो तुम्हें आज ही मिल जाएगा। बट ये रेलिवेंस है क्योंकि ऑडिट के अंदर कनेक्टिविटी बहुत है बेटा। पहले ही चैप्टर में रिस्क कंट्रोल आ जाता है, बट कंट्रोल की जो डिस्कशन है चैप्टर नंबर 3 के अंदर है। पहले ही ऐसे नंबर 200 जो मैं पढ़ाऊंगी ना, पहले ही चैप्टर के अंदर ओपिनियन आ जाता है, और अभी तक तो ओपिनियन हमने डिस्कस भी नहीं किया, और मुझे लगता नहीं आज की क्लास में भी खत्म होगा। बट ओपिनियन की डिस्कशन रिपोर्ट भी चैप्टर नंबर 8 के अंदर है। तो एक फ्लो से हमें आगे बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलो। So how this audit risk can be reduced to an acceptable level? लिखो इसमें, by obtaining की स्पेलिंग गलत है, by obtaining sufficient and एक नया शब्द है तुम्हारे सामने, appropriate ऑडिट एविडेंस। बट जब ये अपने रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में आएंगे ना ये वर्ड, उधर इतनी डिस्कशन नहीं होगी, क्योंकि वहां पे हम इनका कंसेप्ट के ऊपर फोकस करेंगे। यहां पे तुम ये इतना डिटेल में कोई डिस्कशन होती ही नहीं कभी भी किसी भी क्लास में। किसी भी टीचर की आप क्लास देख लेना, वो आपको मतलब बता देते बस, बट उनका कंटेक्स्ट आज ही आप समझोगे। मैं भी कंसेप्ट पढ़ाते वक्त कभी दोबारा से डिस्कस नहीं करूंगी ABCD। सो आप कैसे ऑडिट रिस्क को एक्सेप्टेबल लेवल तक रिड्यूस कर सकते हो, बाय ऑब्टेनिंग द सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। और इसके सामने लिख लीजिए सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस क्या है, ऐसे नंबर 500 आपको सिखाएगा। बट अभी के लिए मैं बोलूं सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मतलब ऐसे एविडेंस जिससे आपका रिस्क लो लेवल पे आ जाए। इसको 2 हिस्सों में बांट दो बेटा। इधर एक है सफिशिएंट और दूसरा है एप्रोप्रिएटनेस। एप्रोप्रिएटनेस ये तुम्हारा मैक्सिमम लेवल है डिफिकल्टी का ऑडिट का, इससे ज्यादा कोई मुश्किल नहीं लगेगा क्योंकि तुम सारे कंसेप्ट का स्नैपशॉट ले रहे हो बस। सफिशिएंसी का मतलब होता है क्वांटिटी से, और एप्रोप्रिएटनेस का मतलब होता है क्वालिटी से। सो अपने को ऐसे एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं जिसकी क्वांटिटी सफिशिएंट हो, जो नंबर्स में सफिशिएंट हो, और जिसकी क्वालिटी अच्छी हो। इस तरीके के मतलब दैट शुड बी द नेचर ऑफ ऑडिट एविडेंस। मेरे ऑडिट एविडेंस का नेचर ऐसा होना चाहिए। ये क्या कहना चाह रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दूंगी और आप ही मुझे बता दोगे। 2 है सिचुएशन, सुना ध्यान से बेटा। 2 है, एक कंट्रोल है। कौन सा कंट्रोल है? कि वही वाला कंट्रोल, आपको मंथ एंड के ऊपर एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। एक कंट्रोल लगा दिया आपने, डिफाइन कर दिया, पॉलिसी प्रोसीजर बना दी, काम करने का तरीका ऐसा है कि हमारी BRS बननी चाहिए। अभी ऑडिटर आएगा, इस कंट्रोल को टेस्ट कर रहा है, वो समझ रहा है कि ऐसा होता है या नहीं होता है। तो आपने 2 काम किए। सबसे पहले पहला काम मतलब क्या? ऑडिट में काम करना मतलब ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना। लिखवा दूंगी, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना। तो आपने क्लाइंट से पूछा मतलब इंक्वायरी करी, ये भी ऑडिट प्रोसीजर है, ये नाम है, आते हैं लिखने को। आपने इंक्वायरी करी, क्या आपने इंक्वायरी करी कि आप ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मंथ एंड के ऊपर बनाते हो। क्लाइंट ने जवाब दे दिया, तो आपने प्रोसीजर परफॉर्म करा, सामने से रिस्पॉन्स आया। रिस्पॉन्स इज योर ऑडिट एविडेंस। ये एविडेंस है, आपको सबूत मिल गया, उसने हाँ बोला ना बोला, उसके बेसिस पे आपने देख लेना है वो क्या कह रहा है। मान लेते उसने बोला कि हाँ बनाते हैं, तो ये रिस्पॉन्स एविडेंस हो गया। एक तो ये है तरीका हो गया जो तुमने एविडेंस कलेक्ट किया, ठीक है। दूसरा, क्लाइंट ऐसा काम कर रहा है मंथ एंड के ऊपर, आप खुद ही चले गए और देख लिया, खुद जाकर देख लिया। ऑब्जर्वेशन, आपने देखा और आपने देखा BRS बन रही है या नहीं बन रही है। आपको पता लग गया कि BRS बन रही है या नहीं बन रही है, तो आपने एक प्रोसीजर परफॉर्म किया, ऑब्जर्वेशन, वहां से भी आपको एविडेंस मिल गए। ये दूसरा प्रोसीजर है। ज्यादा अच्छे एविडेंस कहां पे आपको लगता है मिले होंगे? जो क्लाइंट से आपने इंक्वायरी करी, क्लाइंट ने जो जवाब दिया, वहां से जो एविडेंस मिले, या जो आप खुद गए आपने ऑब्जर्व किया और आपको एविडेंस मिले। ज्यादा अच्छे एविडेंस आपको कहां से मिले?
आपने दो प्रोसीजर परफॉर्म करे, इंक्वायरी पूछना, दूसरा ऑब्जर्वेशन देखना सेकंड वाले में एग्जैक्टली तो ये क्या हो गया, क्वालिटी होगी ऑडिट एविडेंस की। तो आप जब कहते हो ना मुझे ऑडिट रिस्क को, वेरी गुड, आप जब कहते हो मुझे ऑडिट रिस्क को एक्सेप्टेबल लेवल तक लेकर आना है, तो ऑडिटर कहता है ठीक है, मेरा गोल क्या है, मुझे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने पड़ेंगे। और इसका मतलब है दो चीजें होनी चाहिए आपके ऑडिट एविडेंस में, एक तो बेटा क्वालिटी उनकी अच्छी होनी चाहिए और दूसरा उनकी क्वांटिटी सफिशिएंट होनी चाहिए। बट ये डिसाइड कौन करेगा कि सफिशिएंट है वो या नहीं, या उनकी क्वालिटी अच्छी है नहीं, ऑडिटर खुद। इट इज अ मैटर ऑफ ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट, ये ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट का मैटर है। सो क्वालिटी आपकी अच्छी किधर हुई, आपने खुद बोला, मैंने नहीं बोला, कि ऑब्जर्वेशन में। यस, तो आप क्या प्रोसीजर परफॉर्म करते हो उससे ये अफेक्ट होता है कि एविडेंस का नेचर कैसा होगा और आपको कैसे एविडेंस चाहिए, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। बट मैम तो ऑडिटर खुद ही डिसाइड करेगा कि मुझे क्या प्रोसीजर परफॉर्म करनी है। यस, कोई स्टैंडर्ड उसको नहीं बताता, नहीं। तभी तो मैंने बोला कि अगर मैं सेम तरीके से काम करना आप सबको सिखाऊं, सेम स्टैंडर्ड पढ़े, तब भी ऐसा हो सकता है कि आप सेम सब्जेक्ट मैटर की चेकिंग करोगे और दो अलग ओपिनियन देकर आओगे, क्योंकि दो अलग ऑडिटर अलग टाइप से काम करेंगे, उनका अलग जजमेंट होगा, तो ऑडिट ओपिनियन कैन बी डिफरेंट। समझ में आ रहा है? तो ऑडिट रिस्क को आप एक्सेप्टेबल, इट इज नेवर इनफ। रिस्पॉन्स, इंक्वायरीज का रिस्पॉन्स कभी भी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिलता। ये लिखा गया है चैप्टर नंबर 4 के अंदर। ये एक एमसीक्यू है जो आपने पूछा है अभी, मनस्वी सॉरी, आपने जो अभी बोला है ना कि क्या रिस्पॉन्स सफिशिएंट है, नो, ये 2 नंबर का एमसीक्यू आता है। इंक्वायरी अपने आप में कभी भी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस प्रोवाइड नहीं कराती, और आपको पता है उसका रीजन क्या है। मैंने आपसे इंक्वायरी करी और आपने झूठ बोल दिया तो मतलब मुझे कुछ और करना पड़ेगा इसके साथ, ये जानने के लिए कि जो आप बोल रहे हो वो सच है या झूठ है। यस, सो इंक्वायरी के साथ आप हमेशा कोई और प्रोसीजर परफॉर्म करते हो। समझ में आ रहा है? सो बेटा अल्टीमेटली मुझे ऑडिट रिस्क एक्सेप्टेबल लेवल पे लेकर आना है, कहानी ऐसी है। तो इसकी वजह से मुझे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने पड़ेंगे। सफिशिएंसी का मतलब क्वांटिटी से हो गया और एप्रोप्रिएटनेस का मतलब क्वालिटी से हो गया। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया क्वालिटी का, और अगर मैं सफिशिएंसी का एग्जांपल दूं सैंपल साइज। सफिशिएंसी का मतलब, क्वांटिटी का मतलब क्या, सैंपल साइज। जैसे कि अगर मैं अपनी टेस्टिंग का साइज बढ़ा दूंगा तो मेरे पास ज्यादा नंबर में एविडेंसेस कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। दिस इज योर सफिशिएंसी। इसको आप डिटेल में कहां पे डिस्कस करेंगे, ऐसे नंबर 500 के अंदर। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है, आगे लिखो, हाउ ऑडिटर obtains, हाउ ऑडिटर ऑब्टेन्स। हाँ बेटा बिल्कुल हो सकता है फ्रॉड। तो ऑब्जर्वेशन में क्या फ्रॉड हो जाए कि बेसिकली आपको वो बना के दिखा रहे हैं कि आप आने वाले थे और आपको वो बैंक रिकंसिलिएशन बना के दिखाने लगे कि ऑडिटर आने वाला है और रिकंसिलिएशन इस महीने में बना लेते हैं। ऐसे तो फिर तभी तो कह रहे हो ऑडिट में रिस्क कभी जीरो नहीं हो सकता। हाउ ऑडिट एविडेंसेस आर बीइंग ऑब्टेन्ड। नेचर मतलब उनका नेचर कैसा है, मतलब वो कैसे होनी चाहिए। अभी नेचर को कैसे बताओ, मेरा नेचर कैसा है। आप कहते हैं तेरा नेचर गुस्सेल वाला है, ऐसे बोलते हैं ना कि कैसे नेचर का इंसान है, तो वो नेचर की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होनी चाहिए उनके अंदर, दो चीजें उनके अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए, सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस। ठीक है, सो हाउ ऑडिट एविडेंसेस आर बीइंग ऑब्टेन्ड। लिखो, एविडेंसेस आप कलेक्ट करते हो बाय परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर। अच्छा, ऑडिट प्रोसीजर बोले तो लिख लीजिए एग्जाम्पल, इंक्वायरी करना, इंस्पेक्शन, ये नाम है, सब आप चैप्टर 4 के अंदर पढ़ते हो, जैसे कि चेकिंग करना है ना, और ऑब्जर्वेशन देखना, और भी बहुत सारे प्रोसीजर हैं जो अभी मैं इंट्रोड्यूस नहीं कर रही हूं, ETC। अच्छा, सो आप ये कहना चाह रहे हो कि मैं जब ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा वहां से मुझे एविडेंस मिलेंगे, और वो एविडेंस अगर सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है उसके बेसिस पे ऑडिटर अपना ओपिनियन देके जाएगा। एग्जैक्टली मैं अभी आपको पूरा फ्लो समझाऊंगी ऑडिट का, फिर आपका ये बेसिक्स है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। ये पूरा आपको फ्लो ऑटोमेटिकली समझ में आ रहा है,
क्लाइंट आता है, उसको एक्सेप्टेंस देते हो, प्लानिंग करते हो, काम करते हो। काम में सबसे पहले रिस्क देखते हो कितना है, उसके बेसिस पे ये जो ऑडिट प्रोसीजर है ना, इसकी ब्रैकेट में लिख लो बेटा, डिसाइडेड बाय द ऑडिटर, डिसाइडेड बाय द ऑडिटर बेस्ड अपॉन रिस्क। ये फर्स्ट वाला क्या लिखा है प्रोसीजर में, फर्स्ट वाला क्या लिखा है, इंक्वायरी, सॉरी दिस इज इंक्वायरी। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंक्वायरी एंड एनक्वायरी? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंक्वायरी एंड एनक्वायरी? इंक्वायरी और एनक्वायरी में क्या डिफरेंस होता है? एनीवन? हम एनक्वायरी नहीं कर रहे हैं, हम इंक्वायरी कर रहे हैं। ये स्पेलिंग में बहुत डिफरेंस है, नहीं पता, चलो मैं बता देती हूं। ई और आई का नालायक। इंक्वायरी का मतलब बेटा आप क्वेश्चन पूछ लो नॉलेजेबल पर्सन से, जिसके पास जवाब है उस चीज का। और इंक्वायरी में जनरली जैसे रेलवे स्टेशन पे जाके आप इंक्वायरी करते हो, दैट इज इंक्वायरी। सो इंक्वायरी का इधर आई का नेचर इन्वेस्टिगेशन से है। तो जैसे कि कोई इन्वेस्टिगेशन होती है, छापा पड़ता है, कौन सी थी वो मूवी, कौन सी थी अक्षय कुमार की, स्पेशल 26, वो जाते थे, छापा मारते थे और इंक्वायरी करते थे, वो इंक्वायरी थी। रेलवे स्टेशन के ऊपर जाके जो तुम पूछताछ करते हो वो वाली इंक्वायरी में आती है। नहीं नहीं, ये इसका डिफरेंस ये होता है, ठीक है। यस, सो इन्वेस्टिगेशन का जब नेचर होता है ना, और जब आप क्वेश्चन पूछते हो वो होती है इंक्वायरी। ऐसे इन्वेस्टिगेशन करने का कोई आपका नहीं, वो नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं, खाली जान आप पूछना चाह रहे हो, कोई क्वेश्चन आपके मन में कि ये ट्रेन कितने बजे आएगी, ये फलाना ढिमकाना, दैट इज इंक्वायरी। चलो आगे। सो ये अपना डन है कि ऑडिट एविडेंसेस कैसे ऑब्टेन होते हैं। अब आप थोड़े से ना कुछ और अपने कंसेप्ट पेंडिंग है। ये बताओ मुझे, मटीरियलिटी का मतलब मैंने आपको लिखवा दिया था या नहीं लिखवाया था? मतलब मटीरियलिटी समझा तो दिया था कि मटीरियलिटी किसे कहते हैं, बट लिखवा दिया था या नहीं? अरे यार, क्या नॉनसेंस है ये। अब यार आई एम नॉट श्योर कि अभी भी लैग है क्या। यार ये अभी भी आपको लैग फील हो रहा है क्या? स्क्रीनशॉट कैसे शेयर कर दूं? स्क्रीनशॉट लेने नहीं देती ना ऐप। क्या नॉनसेंस है ये। चलो, ऐसे तो क्लास कैसे चलेगी यार, क्लास के बीच में लैग आ जाता है। चलो चलो आगे बढ़ो फिर। ओके, सो हाउ द ऑडिट, ये सिर्फ इसी क्लास में हो रहे हैं, सारी क्लास में होता है? क्योंकि अगर सिर्फ इसी क्लास में हो रहा है तो फिर हम क्या बोले कि मनूस है हम। ये सिर्फ इसी क्लास में हो रहा है, पहले भी होता है बेटा? सब में होता है फिर, ठीक है, पता लगेगी यार।
सारी क्लासेस में ये हाल है, बताओ। चलो फिर आगे चलते हैं, चलो 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 लिखो आगे। मैं खुद ही भूल गई क्या लिखवा रही थी मैं आपको। हाउ एविडेंसेस आर बीइंग, हाँ आई वाज टॉकिंग अबाउट कि मटीरियलिटी का मतलब आपने लिख लिया था या मटीरियलिटी का मतलब हमें लिखना था। मैं कहां से ले लूं, मेरे पापा थोड़ी ऐप बना रहे हैं। बताओ बताओ बताओ, पहले ये बताओ कि हमने मटीरियलिटी का मतलब लिख लिया था या नहीं लिख लिया था, क्योंकि डिस्कस। चलो लिखो फिर। व्हाट इज मटीरियल मिस स्टेटमेंट। अच्छा देखो, अभी तो मैं लिखवा रही हूं, बट क्लास में ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी जो मैं आपको लिखने को भी दूंगी, कुछ हम लिखेंगे और कुछ मैं आपको लिखने को दूंगी, नहीं तो ऐसे सिलेबस नहीं पूरा हो पाएगा। ओके, व्हाट इज मटीरियल मिस स्टेटमेंट। any misstatement that is likely to affect the decision of users of financial statements is a material misstatement। ठीक है, जिसे यूजर का डिसीजन अफेक्ट हो जाए। इन ऑडिट, ऑडिटर इज ओनली कंसर्न्ड अबाउट मटीरियल मिस स्टेटमेंट। ऑडिटर सिर्फ मटीरियल मिस स्टेटमेंट से कंसर्न्ड है। यह सब कुछ डिस्कस हो चुका था। लिखो आगे। Who is management and who is TCWG। एरो लगाओ, लिखो मैनेजमेंट, लिखो TCWG। बोले तो those charged with गवर्नेंस। मुझे पता नहीं था बट आपने लिख लिया तो कोई बात नहीं। दोज चार्ज्ड विद द गवर्नेंस। मैनेजमेंट मतलब दोज पीपल हु पार्टिसिपेट्स इन डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ एंटिटी। ये सब कुछ ना वर्ड्स आएंगे आपके सब्जेक्ट के अंदर, मैनेजमेंट, TCWG, है ना, सुना ध्यान से। तो जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं डे टू डे ऑपरेशंस में उन्हें मैनेजमेंट कहते हैं। डिस्कस करेंगे। दोज हु सेट्स द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन फॉर अ कंपनी। जो कंपनी के लिए, किसी भी एंटिटी के लिए स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन सेट करते हैं, उसे आप क्या कहते हो? दोज आर कॉल्ड TCWG। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, बिल्कुल मैम एग्जांपल में आ जाएगा, जैसे परचेज हेड। कंपनी में परचेज हेड होता है, ये मैनेजमेंट है। जैसे कि सेल्स हेड। ऑपरेशन के बाद क्या लिखा है? ऑपरेशन ऑफ एंटिटी, जैसे कि सेल्स हेड, ETC। ठीक है, TCWG बोले तो TCWG जैसे कि एग्जांपल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स TCWG है। ऑडिट कमिटी मतलब जो बड़ी लेवल के लोग होते हैं, नीता अंबानी, मुकेश अंबानी, ये TCWG है। जो आपकी कंपनी को स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन देते हैं, जो आपकी कंपनी का विजन क्या, मिशन क्या, वो सेट कर रहे हैं, वो TCWG है। उसके नाम में उसका मतलब है दोज who are charged with the governance। डे टू डे के बाद लिखा है यार ऑपरेशंस। सो जो डे टू डे ऑपरेशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं वो मैनेजमेंट है। सो बेसिकली मैं ये कह सकती हूं, एक और इसको आगे खींच के लिखो, मैनेजमेंट, तो मेरी राइटिंग अच्छी करवा के रहोगे, मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना।
और टीसीडब्ल्यूजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सुपरवाइज करना। टीसीडब्ल्यूजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सुपरवाइज करना। टू ओवर साइट, इसको लिखते हैं सुपरवाइज करना मतलब ओवर साइट करना दी फाइनेंशियल, अब मैं अच्छा लिख रही हूं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस ऑफ एंटिटी। ये सारे वर्ड्स आते हैं आपके सिलेबस के अंदर। सो मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टीसीडब्ल्यूजी सुपरवाइज करती है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे होगी हमारी, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बननी चाहिए, कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी मुझे फॉलो करनी चाहिए, ये काम कौन कर रहा है? टीसीडब्ल्यूजी। जो टीसीडब्ल्यूजी ने डिसाइड कर लिया कि अकाउंटिंग पॉलिसी आप ये फॉलो करोगे, उसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? मैनेजमेंट। तो अगर आप परचेज के रिकॉर्ड बना रहे हो, ये परचेज हेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मैनेजमेंट हो गया। अब सेल्स कैसे रिकॉग्नाइज होगी, ये बताया किसने? टीसीडब्ल्यूजी को। बट सेल्स रिकॉर्ड कौन करेगा? अकाउंटेंट। तो अकाउंटेंट कौन हो गया? मैनेजमेंट हो गया। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी। क्या आपको ये समझ में आया? अरे बेसिक नहीं खत्म है भाई, चलो ये बेसिक सिर्फ नाम के बेसिक से, तुम सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तुम ये समझो ये सब कुछ पूरे स्टैंडर्ड है इनके ऊपर। मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी ऐसे नंबर 260 में आता है। तो तुम ये मत सोचो गलती से भी कि तुम्हारा सिलेबस नहीं शुरू होके रखा है। बेसिक्स का क्या मतलब है? सिलेबस तो शुरू हो गया ना। तुम्हारे लिए तो ये सब नॉलेज का हिस्सा है भाई। तुम्हें कहां आती है सब चीजें? आगे चलो, ये तुम्हारे सिलेबस का ही हिस्सा है। बस तुमसे कोई पूछेगा नहीं कि ये क्या मतलब है, बट तुम्हें ये आनी चाहिए वो लिखने के लिए जो तुम्हें सब्जेक्ट में लिखना है। तो मुझे थैंक यू बोलोगे जब हम अपना सिलेबस शुरू करेंगे। ऑडिटर इज कंसर्न्ड विद मटेरियल मिसस्टेटमेंट। कहां पे लिखा ऑडिटर इज नॉट कंसर्न्ड विद मटेरियल मिसस्टेटमेंट? ऑडिटर इज ओनली कंसर्न्ड विद मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ये मैंने बोला। सो जो बाकी गलतियां उनसे आप कंसर्न नहीं हो। लिखो आगे इसको। यस, नेक्स्ट लिखो। वेट, लेट मी चेक कि कौन से अपने बाकी हैं। तुम्हें मैंने ज्यादा बेसिक्स करवाए हैं। हाँ, एक चीज और अपना पेंडिंग है, एक और लिखो। हाँ, राइट डाउन। व्हाट इज एन अश्योरेंस एंगेजमेंट? ये तो हो चुका है, हाँ हो चुका है, बस आप लिखो assurance engagement. Answer: it is an engagement where, शायद मुझसे गलती से लिख दिया गया है, मैं ठीक कर लेती हूँ, बट हमने उस क्लास में उस दिन डिस्कस तो किया था ना ये कि हम खाली मटेरियल में स्टेटमेंट से कंसर्न है। इट इज एन एंगेजमेंट वेयर अश्योरेंस इज, मैं ठीक कर देती हूँ लिखने के बाद, इज बीइंग प्रोवाइडेड। अच्छा, एग्जाम्पल बता दो अश्योरेंस एंगेजमेंट के, जैसे ऑडिट, रिव्यू, अदर अश्योरेंस एंगेजमेंट, ये सब कुछ हमें आता है। यस, ये लिखवाने का पर्पस क्या है अभी बता रही हूँ। अदर अश्योरेंस एंगेजमेंट, ओके। आगे लिखो, हाउ दीज assurance engagements are being performed. अच्छी बात है ना, देखो तुम्हें गलतियां भी पता लगने लगी। अगर कुछ गलतियां हो जाती है इसका मतलब तुम्हें कंसेप्ट तो समझ में आ रहा है। हाउ दीज अश्योरेंस एंगेजमेंट्स आर बीइंग परफॉर्म्ड एज पर स्टैंडर्ड्स। क्या मैं खाली लिख दूं यहाँ पे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग? नहीं, क्योंकि पहले आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी अश्योरेंस एंगेजमेंट। ठीक है, एज पर स्टैंडर्ड्स, ओके। अब आप लिखो, व्हाट आर
इंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। बस ये एक वर्ड था जो मैं आपको समझाना चाह रही थी, इसलिए मैंने दोबारा से पूरी कहानी बनाई। क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। सो बेसिकली क्या है भाई, मैंने तुम्हें ये तो बता दिया कि इंगेजमेंट स्टैंडर्ड क्या है। ये कब बताया आपने? इंगेजमेंट का मतलब बताया ना? यस, ऑडिट, रिव्यू, अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट, नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट, सब इंगेजमेंट है। तो इसका मतलब जो स्टैंडर्ड मैंने आपको बताया कि ऑडिट आप करोगे तो एसएएस के अकॉर्डिंग करोगे, रिव्यू एंगेजमेंट आप एसआरई के अकॉर्डिंग परफॉर्म करोगे, अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट एसएएस के अकॉर्डिंग परफॉर्म करोगे, रिलेटेड सर्विसेज एसआरएस के अकॉर्डिंग परफॉर्म करोगे। तो इन्हें मैं क्या बोलूंगी? इंगेजमेंट स्टैंडर्ड। अच्छा, और ये क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड ये मैंने नहीं बताया, ये मुझे अभी बताना है। सो बेसिकली क्या है, दो यहां पे स्टैंडर्ड आगे बेटा। एक तो है अपने इंगेजमेंट स्टैंडर्ड, इंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स बोले तो जो इंगेजमेंट के केस में एप्लीकेबल होते हैं, जैसे कि एसएस, एसआरईज, एसएईज, एसआरएस, ये क्या है? दीज आर इंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। एंड वी हैव वन मोर स्टैंडर्ड, क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स ये हम कहां पे पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 11 के अंदर, बट अभी समझना इंपॉर्टेंट है। यस, क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। और अभी तक एक ही स्टैंडर्ड है जो इशू हुआ है, एसक्यूसी 1। सिर्फ एक ही क्वालिटी कंट्रोल का स्टैंडर्ड है जो इशू हुआ है, एसक्यूसी 1। एसक्यूसी बोले तो स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी, सी मतलब कंट्रोल, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, एसक्यूसी 1 एक ही है बस जो इशू हुआ है, एसक्यूसी 1। और ये जो एसक्यूसी 1 है ना बेटा, सुनना, ये बाप स्टैंडर्ड है। दिस इज बाप स्टैंडर्ड। बाप मतलब क्या? मतलब ये तुम कोई भी इंगेजमेंट परफॉर्म करो ये अप्लाई होगा। तो लिखो, दिस स्टैंडर्ड इज एप्लीकेबल टू एवरी इंगेजमेंट। एवरी इंगेजमेंट, ये स्टैंडर्ड मतलब क्या? एसक्यूसी 1 इट इज एप्लीकेबल टू एवरी इंगेजमेंट, एसक्यूसी 1। सो अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुम्हें ऑडिट करनी है तो कैसे करोगे? एसए प्लस एसक्यूसी 1। अगर मैं कहूं तुम्हें रिव्यू एंगेजमेंट परफॉर्म करनी है, कैसे करोगे? एसआरई प्लस एसक्यूसी 1। अगर मैं तुम्हें कहूं तुम्हें अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट परफॉर्म करनी है तो कैसे करोगे? आप करोगे एसएईज प्लस एसक्यूसी 1, रिलेटेड सर्विसेज एसआरएस प्लस एसक्यूसी 1। इसमें ऐसा क्या खास है? ये क्वालिटी की बात करता है। बेसिकली आईसीआई ने बोला कि देखो हम तुम्हें एक काम दे रहे हैं सीए को कि जो भी तुम काम करो उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि काम करने को किया और चल दिए, उसके अंदर क्वालिटी को आपको मेंटेन करना पड़ेगा। नहीं तो जो तुम रिपोर्ट बना के दोगे उसके ऊपर यूजर भरोसा करेंगे, तुमने कुछ गलत कर दिया तो फिर क्या होगा? और क्वालिटी का मतलब क्या होगा ये एसक्यूसी 1 बताता है। सो तुम कोई भी काम करो एसक्यूसी 1 के अकॉर्डिंग तो तुम्हें जाना पड़ेगा। तो मतलब तुम्हें रिस्पेक्टिव इंगेजमेंट स्टैंडर्ड अप्लाई होंगे, प्लस आपको क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड के साथ भी कंप्लाई करना पड़ेगा जो एक है अभी तक, एसक्यूसी 1। तो इस ग्रुप को मिला के कहते हो इंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड। तो आपके सिलेबस में अगर देखा जाए तो हम सिर्फ एसएज नहीं पढ़ रहे, एसक्यूसी 1 भी पढ़ेंगे। तो इसका मतलब आपके सिलेबस में हम इंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड पढ़ेंगे। ये क्लियर है? यस, एसआरई, एसएई और एसआरएस ये सब फाइनल में आएंगे। बट इस ग्रुप को मैं कहती हूं इंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड। डन है? यस। अब आ जाओ इसके साथ साथ एक चीज और जो अपनी मिसिंग है, तुमने बीच में मेरे को डिस्ट्रैक्ट किया तो इधर रह गया था, ठीक है? यहां से एरो लगाना, ये ऊपर मैनेजमेंट वाला, अगर तुम्हारे पास तो स्पेस होगा नहीं कोई बात नहीं, ऐसे एरो लगा के नीचे इसको कनेक्ट कर लेना। बेसिकली ऊपर मैनेजमेंट वाले का एक पार्ट है जो रह गया बेटा। हाँ, एसक्यूसी 1 ऐसा लगता है फाइट का नाम है, ये फाइट ही कराएगा तुम्हारी, सबसे मुश्किल स्टैंडर्ड है ये, मजाक कर रही हूं। मतलब इतना इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, सेम कंटेंट इंटर पे भी है इसका, सेम फाइनल पे भी है। लिखो इधर क्या लिखवाना चाहते हो? इस
मैनेजमेंट एंड TCWG, क्वेश्चन है ये, ठीक है, ऐसे स्टार मार्क करके, इज मैनेजमेंट एंड TCWG। अरे आपको अभी नाम का कोई दिक्कत की बात ही नहीं ना बेटा, नाम की आपको नाम नंबर की भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि अपने सिलेबस में गए ही नहीं है, तुम इतना डर क्यों रहे हो? जब तुम्हारा सिलेबस पूरा हो जाएगा ना, जब तुम बेसिक्स आगे बढ़ोगे, तुम बोलोगे ये कोई बेसिक्स है, ये तो क्या मजाक लिखा है, तो हमें सब कुछ आता है। बट अभी जैसे अभी आपने पढ़ना सीख लिया, मैं आपसे ABCD पूछूं तो तुम्हें तो ABCD आती है ना, सेम गोज विद द बेसिक्स ऑल्सो, ठीक है। तो आप बीच में इतना डिस्ट्रैक्ट क्यों जाते हो? इज मैनेजमेंट एंड TCWG आर सेम, ऑल नहीं, आर डिफरेंट, ऑलवेज। अरे आने दो ना, नाम क्या है, तुम्हें क्या दिक्कत है? सबकी स्क्रीन पे आता है ये नाम आपका, लिखो आंसर। इज मैनेजमेंट एंड TCWG आर डिफरेंट ऑलवेज? नो, इन some entities management and TCWG are same also। कुछ ऐसी कंपनी होती हैं जहां पे TCWG और मैनेजमेंट सेम होती है, सेम लोग होते हैं। एग्जाम्पल, इन स्मॉल एंटिटीज, छोटी कंपनीज जो होती हैं, देयर इज, बताओ TCWG की फुल फॉर्म क्या है? देखो नोटबुक में आपने लिखी नहीं जब मैंने मैनेजमेंट और TCWG का डिफरेंस बताया था, देखो जाके आपने क्या लिखा पूर्वी। इन स्मॉल एंटिटीज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड TCWG। बताओ कोई पूर्वी को TCWG बोले तो क्या मैंने आपको TCWG की फुल फॉर्म नहीं लिखवाई है? यस, दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस। देखो ये लिखवाया हुआ ना, TCWG ब्रैकेट दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस। इधर आ जाओ। यस, सो आई वाज सेइंग कि जो स्मॉल एंटिटीज होती है उसमें ना मैनेजमेंट और TCWG में कोई डिफरेंस नहीं होता। मतलब मैनेजर इज इक्वल टू ओनर, मतलब मैनेजमेंट इज इक्वल टू TCWG, ये होता है वहां पे। छोटी ऑर्गेनाइजेशन है ना, वहां पे इतना कोई डिफरेंशिएट नहीं कि तू प्रमोटर तू डायरेक्टर। वहां पे डायरेक्टर आपका TCWG, जो लोग आपका स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन सेट करे, मिशन सेट करे, गोल सेट करे ऑर्गेनाइजेशन के, वही लोग काम भी कर रहे होते हैं। समझ में आ रहा है? स्टार्टअप्स, छोटे छोटे लेवल पे जो एंटिटीज काम कर रही है, तो उधर मैनेजर और TCWG में डिफरेंस नहीं होता। तो आपको ये जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि देखो जब आप ऑडिट करोगे तो आपको बातचीत करनी पड़ती है मैनेजमेंट से, TCWG से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन बना रहा है? मैनेजमेंट। तो क्वेश्चन, अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन लगेगा, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिएगी, कोई अकाउंटिंग रिकॉर्ड चाहिएगा, तो किसके पास जाओगे? मैनेजमेंट के पास। बट अल्टीमेटली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को सुपरवाइज कौन कर रहा है? TCWG। तो कुछ ऐसे मैटर होते हैं जो आपको कम्युनिकेट करने पड़ते हैं TCWG को, कुछ ऐसे मैटर होते हैं जो आपको कम्युनिकेट करने पड़ते हैं TCWG मैनेजमेंट दोनों को। ये दो स्टैंडर्ड है आपके सिलेबस में, हम इनको पढ़ते हैं। कम्युनिकेशन आपको करनी पड़ती है विद द मैनेजमेंट एंड TCWG, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा ना कि जिस एंटिटी के मैं ऑडिट करने के लिए जा रहा हूं उधर मैनेजमेंट कौन है और TCWG कौन है, ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा, ताकि जब आप ऑडिट करो, जो स्टैंडर्ड आपको कम्युनिकेट करने को कह रहे हैं मैनेजमेंट को, आप सही लोगों को बता पाओ। जो स्टैंडर्ड आपको कम्युनिकेट करने को कह रहे हैं TCWG को, आप सही लोगों को बता पाओ। बट कई बार ऐसा होता है कि मैनेजमेंट ही TCWG है। तो अब आप मुझे बताओ, अभी आप सिर्फ एक मिस्टर ए है ना, चलो 1% कंपनी की ऑडिट करने के लिए गए भाई तुम अभी मिस्टर ए है, जहां पे वही बंदा डायरेक्टर है, वही इंप्लॉई है। अभी आपने जो मैटर मैनेजमेंट को बताने थे, मिस्टर ए जो मैनेजमेंट का रोल प्ले कर रहा है, मैंने उसको बता दिया। अभी कुछ ऐसे मैटर है जो मुझे TCWG को बताने हैं, पर TCWG भी मिस्टर ए है, तो क्या मैं इन मैटर को दोबारा से मिस्टर ए को बताऊं और ये बोलूं कि अब तू मैनेजमेंट की कुर्सी से उठ के इधर आ जा TCWG की कुर्सी के ऊपर और मैं ये मैटर तेरे को दोबारा से बता दूं? क्या ये कोई सेंस बनती है? नहीं। सो ये बात भी हम पढ़ते हैं स्टैंडर्ड में जाके, क्या कि जो मैटर आपने उन लोगों को बता दिए जो मैनेजमेंट का रोल प्ले कर रहे हैं, उनको दोबारा से वही मैटर नहीं बताने हैं जब वो TCWG का रोल प्ले कर रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? सो ये मैं आपको इसलिए कह रही हूं
जब आप स्टैंडर्ड पढ़ते हो ना तो वहां पे ऐसी वर्डिंग देखने को आपको मिलेगी, जब भी कम्युनिकेशन की बात आएगी टू मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी, तो ऐसी वर्डिंग देखने को मिलेगी, कम्युनिकेशन विद आपको लिखना नहीं है मैनेजमेंट कोमा वेयर एप्रोप्रिएट, जहां पे सही है, टू टीसीडब्ल्यूजी। कहां ओवरलोड हो गया बेटा मनस्वी? अभी तो कुछ हमने आज तो कुछ नया सीखा ही नहीं। राइटिंग प्रॉब्लम इज ग्रेटर देन। अच्छा क्या समझ में नहीं आ रहा अभी बताओ? सो कम्युनिकेशन विद मैनेजमेंट वेयर एप्रोप्रिएट टीसीडब्ल्यूजी। राइटिंग में क्या समझ में नहीं आ रहा तुम्हें इधर? चलो आज हमने कुछ सीखा ही नहीं अभी तक तो। क्या ये डिस्कशन क्लियर है? यस। अब ना सिर्फ एक आपके बेसिक्स पढ़े हुए हैं और वो बेसिक्स है रिपोर्टिंग के। ऑलमोस्ट सारे बेसिक्स आपके खत्म हो चुके हैं, बट अभी बेसिक्स के रिपोर्टिंग बेसिक्स के जो आपकी पेंडिंग है, बेसिक्स ऑफ रिपोर्टिंग पेंडिंग है। बट ब्रेक नहीं ले सकते यार, ब्रेक चाहिए तुम्हें अभी। इतना तो बीच में डिस्टर्बेंस हो चुकी है, इसमें भी तुम्हें ब्रेक चाहिए? क्या टाइम हुआ है अभी? 1:30 बजे हैं। चलो ब्रेक नहीं बेटा, 2 बजे क्लास को वाइंड अप ही कर देंगे ना। एक बार मैं रिवाइज करा दूं आज तक हमने जीवन में क्या पढ़ा है, एक बार रिवाइज कर ले आज तक हमने क्या पढ़ा है, फिर बेसिक्स ऑफ रिपोर्टिंग करा दूं मैं प्लीज। कुछ किया तो है नहीं क्लास में, ब्रेक पहले ले लो तुम। चलो एक बार फटाफट सिर्फ मुझे सुनते हुए जाना, अपनी नोटबुक खोल लेना। मैं आगे पीछे हो सकती हूं, मतलब जिस फ्लो में लिखवाया शायद मैं उस फ्लो में ना रिवाइज कराऊं, बट चीजें आपको समझ में आएंगी। तो हमने अपनी कहानी कहां से शुरू करी थी? व्हाट इज एन ऑडिट? सो ऑडिट एक प्रोसेस है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन की। इंडिपेंडेंट का वर्ड अभी इसका मतलब अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया। एग्जामिनेशन किसकी? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसकी होगी? किसी भी एंटिटी की होगी। एंटिटी कौन? कोई भी हो सकती है, चाहे प्रॉफिट ओरिएंटेड है, नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज, लीगल फॉर्म, राइट, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज, लीगल फॉर्म, या जहां पे और इट्स साइज जहां पे ये प्रोसेस आप कंडक्ट कर रहे हो, इसका पर्पस क्या है? विद द व्यू ऑफ गिविंग ओपिनियन देयर ऑन, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन देना। तो ये डेफिनेशन थी जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। उसके बाद जो आप ऑडिट कंडक्ट कर रहे हो वो कौन सी ऑडिट है? स्टैट्यूटरी ऑडिट है, कंपनी फाइनल अकाउंट्स की ऑडिट है। ऑडिट आप कंडक्ट कैसे करते हो? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के अकॉर्डिंग ऑडिट कंडक्ट करते हो। अच्छा ये एसेज इशू किसने करे हैं? ये आईसीआई का ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड है, उसने इशू करे हैं। ठीक है, सो आप मुझे बताओ क्या सिर्फ ऑडिट एक ही इंगेजमेंट है जो आप पढ़ोगे या जो सीए परफॉर्म करेगा? नहीं, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ इंगेजमेंट। इंगेजमेंट का मतलब क्या हो गया? इंगेजमेंट का मतलब हो गया जो कॉन्ट्रैक्ट क्लाइंट और सीए के बीच में एंटर किया जा रहा है, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट राइटिंग के अंदर, उसे आप एंगेजमेंट कहते हो। अच्छा सो बेसिकली अगर मैं ऑडिट परफॉर्म कर रहा हूं तो मुझे ऑडिट के लिए एक एंगेजमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। यस, तो उसे आप ऑडिट एंगेजमेंट कहोगे। यस, सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ एंगेजमेंट जो एक सीए करता है, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट परफॉर्म करता है। उसको हम 2 कैटेगरी में बांट देते हैं। तो एक हो जाती है अश्योरेंस एंगेजमेंट और दूसरी हो जाती है नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट। अश्योरेंस एंगेजमेंट मतलब ऐसे एंगेजमेंट जहां पे सीए अश्योरेंस प्रोवाइड करा रहा है, मतलब वो काम कर रहा है, काम करने के बाद वो रिपोर्ट बनाता है और रिपोर्ट में वो भरोसा भी देता है। फिर दूसरी होती है नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट, जहां पे खाली आप काम कर रहे हो, वहां पे आप कोई अश्योरेंस नहीं दे रहे हो, राइट। रिपोर्ट भी बनाओगे बट रिपोर्ट के अंदर कोई ऐसी वर्डिंग आप यूज नहीं करते जिससे ऐसा लगे कि आप कोई भी भरोसा दे रहे हो। अच्छा, अगर मुझे अश्योरेंस एंगेजमेंट और नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट को आगे डिफाइन करना हो तो देखो नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट में अपने एग्जांपल किया जाता है कंपाइलेशन एंगेजमेंट। जैसे कि कोई पर्सन आपके पास आता है और वो पर्सन आपको कहता है कि मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपाइल कर दो, ठीक है, तो आपने उसके लिए क्या किया? खाली काम करके दिया। उसने आपको जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स दिए आपने उसको कंपाइल करके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बना के दे दी। कैसे बनानी है वो बता रहा है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कौन दे रहा है? वो दे रहा है। आप ये चेक करोगे कि जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स उसने दिए वो ठीक है या नहीं? नहीं, आप खाली कंपाइलेशन कर रहे हो। दूसरा एग्जांपल इधर क्या हो सकता था? दूसरा एग्जांपल हो सकता था कोई कंसल्टेशन सर्विसेज आप दे रहे हो। सो बेसिकली या कोई अग्रीड अपॉन प्रोसीजर आप परफॉर्म कर रहे हो, क्लाइंट ने आपको जो प्रोसीजर परफॉर्म करने को बोला आपने खाली वो प्रोसीजर परफॉर्म कर दिया, ठीक है। और अश्योरेंस एंगेजमेंट ये भी अलग अलग टाइप की होती है, इसको मैं कैसे डिफाइन करूंगा? पहले आप मुझसे पूछो सब्जेक्ट मैटर क्या है, बताओ सब्जेक्ट मैटर क्या है।
है? सब्जेक्ट मैटर है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो अगर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट मैटर है तो फिर वहां पे दो चीजें हो सकती है, या तो ऑडिट होगा या तो रिव्यू एंगेजमेंट होगा। सो ऑडिट और रिव्यू एंगेजमेंट में डिफरेंस क्या होता है? कोई खास डिफरेंस नहीं है, सिर्फ लेवल ऑफ अश्योरेंस का डिफरेंस है। ऑडिट के अंदर अश्योरेंस का लेवल ज्यादा होता है, इसी वजह से ऑडिट को हम रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट भी कहते हैं। रीजनेबल अश्योरेंस बोले तो हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस, वेयर एज रिव्यू एंगेजमेंट में जो लेवल ऑफ अश्योरेंस होता है ऑडिट के कंपैरिजन में कम होता है, इसीलिए रिव्यू एंगेजमेंट को हम लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट भी कहते हैं, ठीक है। और अगर सब्जेक्ट मैटर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं है तो अगर सब्जेक्ट मैटर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं है, कुछ और है, कुछ और मतलब जैसे कि प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की चेकिंग करनी है और अश्योरेंस भी देनी है, तो वो क्या बन जाएगी? अदर अश्योरेंस एंगेजमेंट बन जाएगी। फिर हमने ये भी समझा था, क्या आप एसएस हर टाइप के एंगेजमेंट में परफॉर्म करते हो? नहीं, एसएस मतलब स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, और ये तभी परफॉर्म होंगे जब आप ऑडिट परफॉर्म कर रहे हो। तो अगर आप रिव्यू एंगेजमेंट परफॉर्म करोगे तो आपके ऊपर एसआरईज एप्लीकेबल हो जाएंगे। अगर आप अदर अश्योरेंस एंगेजमेंट परफॉर्म करोगे तो आपके ऊपर एसएईज एप्लीकेबल हो जाएंगे। बट अगर आप नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट, जिसे आप रिलेटेड सर्विसेज भी कहते हो, वो परफॉर्म करोगे तो आपके ऊपर एसआरएस दैट इज स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज एप्लीकेबल हो जाएंगे। और इनके ग्रुप को आप क्या कहते हैं? आज ही मैंने आपको समझाया, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड कहते हैं। बट इनके ऊपर भी एक बाप स्टैंडर्ड है, SQC1 दैट इज स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, और इन सबको मिला के क्या कहते हैं? एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड कहते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी जो हमने करी। फिर हमने ये भी अंडरस्टैंड किया था, देखो मिस स्टेटमेंट क्या होती है। मिस स्टेटमेंट का मतलब गलतियां मतलब कुछ भी गलत हो सकता है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियां मतलब जैसे कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो अमाउंट आप रिकॉर्ड कर रहे हो, जिस तरीके से आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो, जो आपने प्रेजेंटेशन करी, जो आपने डिस्क्लोजर दिया, अगर वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग नहीं है तो वो डेविएशन इन ACPD, उसको मैं कह देती हूं मिस स्टेटमेंट। और मिस स्टेटमेंट दो टाइप की हो सकती है, एरर और फ्रॉड। डिफरेंस क्या है? इंटेंशन का। और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, मैम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क वो क्राइटेरिया, वो बेसिस, जिसके बेसिस पे अब देखो मैं वर्ड यूज कर रही हूं, मैनेजमेंट को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी पड़ेगी। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ओवरसाइट कौन करता है? ओवरसाइट करता है आपका TCWG। आज ही मैंने समझाया। मैनेजमेंट बोले तो वो लोग जिनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, वो लोग जो डे टू डे ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसको रोज आके काम करना है, जैसे कि परचेज हेड, जैसे कि सेल्स हेड। और TCWG बोले तो वो लोग जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नेंस का काम कर रहे हैं, जो एंटिटी को लीड करते हैं, जो एंटिटी के लिए स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन सेट करते हैं, जो उसका गोल, विजन, मिशन सेट कर रहे हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं TCWG, राइट। फिर हमने ये भी अंडरस्टैंड किया कि कुछ ऐसी एंटिटी होती है जहां पे मैनेजमेंट और TCWG एक ही होती है, और वो एंटिटी कौन सी होंगी? स्मॉल एंटिटीज। और ये समझना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब हम ऑडिट करेंगे तो हमें मैनेजमेंट और TCWG के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है, राइट। तो इसलिए मुझे पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट किसे कहा जा रहा है और TCWG किसे कहा जा रहा है। मैंने आपको यह भी बताया था कि मिस स्टेटमेंट को ऑडिटर कंसर्न है, लेकिन सिर्फ मटीरियल मिस स्टेटमेंट से वो कंसर्न है। सो कोई भी ऐसी गलती जो मटीरियल नहीं है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, उससे मेरा रिपोर्ट अफेक्ट नहीं होगा। अब क्वेश्चन ये आता है, मटीरियल किसे कहा जाएगा? कोई भी ऐसी मिस स्टेटमेंट जिससे यूजर का डिसीजन अफेक्ट हो सकता है, उसे मैं मिस स्टेटमेंट कहता हूं। इतना डिस्कशन हमने किया, यस। फिर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझा, और वो कंसेप्ट क्या था? ध्यान से सुनना। वो कंसेप्ट था कंट्रोल और रिस्क का। और मैंने आपको बताया जो ऑडिट आप परफॉर्म करते हो वो बेटा रिस्क बेस्ड ऑडिट है। तो जब भी मैं किसी एंटिटी के अंदर ऑडिट परफॉर्म करने के लिए जाऊंगा, मेरा पहला ऑब्जेक्टिव होगा ये ढूंढना कि एंटिटी के किस एरिया में कितना रिस्क है, क्योंकि जिधर रिस्क ज्यादा उधर मेरा काम ज्यादा। काम बोले तो ऑडिट प्रोसीजर ज्यादा, जिधर मेरा रिस्क कम वहां पे मेरा काम भी कम, राइट। तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट का मतलब हमने क्या समझा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट अभी मैंने करी नहीं है, अभी गलतियां मुझे मिली नहीं है,
प्रायर टू ऑडिट, ऑडिट करने से पहले कितना चांस है, कितनी प्रोबेबिलिटी है गलतियां होने की, उसको मैं कहती हूं रोमम। रोमम मतलब रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। अच्छा, इसके दो कंपोनेंट क्या होते हैं, वन इज इनहेरेंट रिस्क एंड अनदर इज कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी है गलतियां होने की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर मैं ये मान लूं कि वहां पे कंट्रोल नहीं है, सो कंट्रोल है नहीं, राइट, तो कितनी गलतियां हो सकती है। जैसे कि आप देखो बिजनेस का नेचर कैसा है, उसके इनहेरेंट कैरेक्टर की वजह से कितनी गलतियां होने के चांसेस है, उसको आप इनहेरेंट रिस्क कहते हो। जैसे जिस बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है, कॉम्प्लेक्सिटी बोले तो काफी सारा ट्रांजैक्शन हो रही है, बहुत जगह जगह से आपका रेवेन्यू आ रहा है, आईटी के ऊपर आप डिपेंडेंट हो, जिसकी वजह से रिस्क बढ़ जाता है, वहां पे इनहेरेंट रिस्क ज्यादा होगा। वेराज अगर मैं कंट्रोल रिस्क की बात करूं तो कंट्रोल रिस्क मतलब कंट्रोल के फेल होने का रिस्क कितना है। तो डेफिनेटली अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर गलतियां होने का रिस्क है तो मैनेजमेंट ने कंट्रोल तो डेफिनेटली लगाए होंगे, ये तो कंफर्म्ड है, बट वो कंट्रोल भी फेल हो सकते हैं, और वो कंट्रोल के फेल होने के रिस्क को आप कंट्रोल रिस्क कहते हो। और इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो वो क्या बन जाता है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। ये रिस्क किससे जुड़े हुए हैं, क्लाइंट से जुड़े हैं। क्या कोई ऐसा रिस्क भी है जो ऑडिट से जुड़ा है, ऑडिटर से जुड़ा है? यस, एंड दैट रिस्क इज डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे गलतियां है बट ऑडिटर उसको नहीं ढूंढ पाएगा, और उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है बेटा एक तो सैंपलिंग और दूसरा है कोई और रीजन, सैंपलिंग के अलावा कोई और रीजन। सैंपलिंग का रीजन कैसे, जैसे कि जो आइटम आपने टेस्टिंग के लिए उठाई, अगर वो आपके नहीं, जो आप सैंपल उठा रहे हो उस सैंपल के अंदर जो आइटम टेस्टिंग में नहीं आई, उनके अंदर तो आप गलतियां कभी नहीं ढूंढ पाओगे, उसको आप कहते हो सैंपलिंग रिस्क। दूसरा होता है आपका अदर रीजन। अदर रीजन मतलब जैसे कि जिस टाइप के ऑडिट प्रोसीजर आप ऑडिट के अंदर परफॉर्म करते हो वो अपने आप में लिमिटेशन बन जाती है, जिसकी वजह से ऑडिटर गलतियां नहीं ढूंढ पाता। जैसे आपने इंक्वायरी करी, अभी इंक्वायरी आपने करी तो सामने से जवाब आया, अभी आपने खुद ही बोला कि इंक्वायरी से आपको अच्छे एविडेंस नहीं मिलते हैं, बट हमें तो ऑडिट एविडेंसेस कैसे चाहिए, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कई बार हमें अच्छे एविडेंस नहीं मिलते हैं, एग्जैक्टली। तो ये भी एक लिमिटेशन बन गई जिसकी वजह से आप गलतियां नहीं ढूंढ पाओगे। सो डिटेक्शन रिस्क हमने अंडरस्टैंड किया। अगर मैं इन तीनों रिस्क को मिला दूं तो मुझे एक चौथा रिस्क मिलता है जिसको हम कहते हैं ऑडिट रिस्क। सो ऑडिट रिस्क मतलब रिस्क दैट ऑडिटर विल गिव एन इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन। रिस्क है कि ऑडिटर गलत ओपिनियन दे देगा, कब, व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिसस्टेटेड, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर गलतियां थी तो बेसिकली ऑडिटर ने बोल दिया कि सब कुछ सही है जबकि एक्चुअल में क्या था, गलतियां थी। इस रिस्क को हम क्या कहते हैं, ऑडिट रिस्क। और ऑडिट के अंदर मेरा अल्टीमेट गोल क्या है, मेरा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, मुझे ऑडिट रिस्क को लो लेवल पे लेकर आना है, एक्सेप्टेबल लेवल पे लेकर आना है। ऑडिट रिस्क जीरो हो सकता है नहीं, क्यों, लिमिटेशन है, इनहेरेंट लिमिटेशन है। एक तो अभी हमने डिस्कस किया सैंपलिंग। और ऑडिट रिस्क को एक्सेप्टेबल लेवल पे आप कैसे लेकर आ सकते हो, बाय कलेक्टिंग दी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सफिशिएंसी किससे रिलेट करते हो, क्वांटिटी से। एप्रोप्रिएटनेस किससे रिलेट करते हो, क्वालिटी से। तो मतलब कुछ ऐसे प्रोसीजर होंगे जहां से आपको एविडेंस जो मिलेंगे उनकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी होगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, ऑब्जर्वेशन में आपको ज्यादा अच्छे एविडेंस मिलेंगे इन कंपैरिजन टू इंक्वायरी, राइट। तो आपको कैसे एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने हैं। ये एविडेंसेस आपको कैसे मिलते हैं, बाय परफॉर्मिंग द ऑडिट प्रोसीजर। और ये आप डिसाइड कैसे करते हो मुझे कितना प्रोसीजर परफॉर्म करना है, जितना आपको रिस्क मिला। तो ये कहानी ऐसे जुड़ी हुई है। क्या आपको ये डिस्कशन समझ में आई, आर यू विद मी? बस यही आपके सिलेबस में पूरी कहानी थी। अभी मेरे को एक फ्लो ऑफ ऑडिट लिखवाना है जो आपको ऑलरेडी आ चुका है, फिर उसके बाद हमारा एक डिस्कशन पेंडिंग है रिपोर्टिंग का, वो आपको मजा भी आएगा वो सीखने में। तो मैम अगर ऑडिटर ने क्या बोल दिया, क्या मैम, एक सेकंड रुको, ये बार बार आर यू देयर ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, कौन पूछ रहा है आर यू देयर? मैं तो नहीं पूछ रही। चलो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। इतना ऑडिट आपका डन है और ये बहुत हैवी ऑडिट है। मैं आपको बोलूं तुम जाके ना, मैं तुम्हें 2 मिनट दूंगी, चलो मेरे साथ ही रिकंसाइल करेंगे सिलेबस को, तुम्हें सारी चीजें सिलेबस में समझ में आएंगी, ठीक है, सिर्फ एक रिपोर्टिंग को छोड़कर। मैं आपको सबसे पहले मैं आपको ये बेसिक्स का भी पावर दिखाऊंगी।
लेकिन उसने टीसीडब्ल्यूजी को नहीं बताया, तो क्या फिर मैनेजमेंट बताएगी क्या टीसीडब्ल्यूजी? देखो बेटा, अगर आपने मैनेजमेंट को बता दिया बट उसने टीसीडब्ल्यूजी को नहीं बताया, तो इधर अपना कंसेप्ट आता है सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी का, कि ऑडिट में सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी आई, आगे आप क्या करोगे, इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। हाँ, ऑडिट रिस्क का वाइजा वर्सा ऑडिट रिस्क नहीं होता है। ये दोबारा से आएगा आयुष, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो ना तो लेट इट बी, चैप्टर नंबर 3 में जब हम रिस्क की डिस्कशन करेंगे दोबारा से आएगा। अच्छा, अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट बोले तो ऑडिट और रिव्यू के अलावा कोई भी काम आप करोगे, समझो अदर मतलब क्या, अदर देन ऑडिट एंड रिव्यू। ऑडिट और रिव्यू के अलावा आप कोई भी एंगेजमेंट परफॉर्म करोगे जिसके अंदर आप अश्योरेंस दे रहे हो, दैट एंगेजमेंट इज अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट। सो सब्जेक्ट मैटर ऑडिट और रिव्यू में क्या होता है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो उसके अलावा किसी भी चीज की चेकिंग कर रहे हो आप, मतलब इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, ऑडिट के अलावा कोई भी एंगेजमेंट परफॉर्म कर रहे हो, दैट इज अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट। अब आ जाओ आप इधर, वापिस आ जाओ, ठीक है। मैं फिर से, तुमने फ्लो तोड़ दिया यार, मैं क्या डिस्कस करने वाली थी, मैं क्या कह रही थी, आई हैव नो आइडिया। तुम बीच में इतने क्वेश्चन पूछते हो। बट आई वाज सेइंग, आई फॉरगॉट रिपोर्टिंग। हाँ, फ्लो ऑफ ऑडिट, चलो लेट्स यस फ्लो ऑफ ऑडिट, प्लीज स्टार्ट राइटिंग फ्लो ऑफ ऑडिट। थैंक यू सो मच, तुम्हें नहीं याद आएगा कुछ भी, मेरे को याद आ गया। लिखो फ्लो ऑफ ऑडिट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मुझे कराने दो, फिर मैं आपको सिलेबस रिकंसाइल करा के आज की क्लास छोड़ दूंगी, आई प्रॉमिस। नहीं, अभी तो 137 हुए यार, अभी तो क्लास चलेगी। लिखो फ्लो ऑफ ऑडिट। सबसे पहले एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन, एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन। दूसरा प्लानिंग एंड ऑडिट। एक एक लाइन छोड़ देना ऐसे पॉइंट्स के नीचे। तीसरा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। यहां थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ देना। चौथा फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, ब्रैकेट में लिख दो रिस्पॉन्सेस, ठीक है। अब आ जाओ एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन, considerations before accepting audit। ठीक है, प्लानिंग एंड ऑडिट मतलब टू प्लान एन ऑडिट, बिफोर एग्जीक्यूशन। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर मतलब ऑडिट प्रोसीजर performed to identify and assess risk of material misstatement, ROMM। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, फर्दर का मतलब पता है क्या होता है, आगे का। फर्दर मतलब आगे का, मतलब रैप के बाद, रिस्क आइडेंटिफाई करने के बाद रिस्क के बेसिस पे तुम्हें क्या काम करना है, उसको आप कहते हो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। परफॉर्म्ड टू कलेक्ट सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ये कहानी तुम्हें समझ में भी आ रही होगी। अब आप ये क्यों परफॉर्म करते हो, ताकि आप कलेक्ट कर पाओ सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। एविडेंस, ठीक है, इसलिए आप फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हो। इन्हें आप रिस्पॉन्सेस भी कहते हो। रिस्पॉन्स मतलब क्या, रिस्पॉन्स टू रिस्क, कि जितना रिस्क मिला उतने ज्यादा प्रोसीजर। तो दिस रिस्पॉन्स इज अ वर्ड दैट इज कमिंग फ्रॉम रिस्क,
क्योंकि पहले आप रिस्क ढूंढते हो, उसके बेसिस पे अपना काम डिसाइड कर रहे हो। सुनना आगे। इसके बाद बेटा आपको क्या मिल जाएंगे, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, एरो लगाना और लिखना, बेस्ड ऑन ऑडिट एविडेंस, और वो भी कैसे, आइडेंटिफाई के बाजू में क्या लिखा है, आइडेंटिफाई, टू आइडेंटिफाई एंड एसेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ऑडिट एविडेंस। फोर्थ वाला पॉइंट है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, ब्रैकेट में रिस्पॉन्सेस, परफॉर्म टू कलेक्ट सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। थर्ड पॉइंट है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड टू आइडेंटिफाई एंड टू एसेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बेस्ड अपॉन ऑडिट एविडेंस। कैसे एविडेंस, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ऑडिटर रीच एट अ कंक्लूजन, एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे आप, एंड आगे ऑन द बेसिस ऑफ कंक्लूजन, बता रही हूं बेटा, ऑडिटर गिव्स ओपिनियन, कहानी खत्म। सेकेंड पॉइंट में लिखा है प्लानिंग एंड ऑडिट, कंसिडर प्लानिंग एंड ऑडिट, इसके साइड में एरो है, टू प्लान एंड ऑडिट बिफोर एग्जीक्यूशन। थर्ड पॉइंट में लिखा है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड टू आइडेंटिफाई एंड टू एसेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर ऑल्सो नोन एज रिस्पॉन्सेस, performed to collect sufficient and appropriate audit evidence. Based upon those audit evidence, auditor reach at a conclusion, and based upon that conclusion, auditor give an opinion. मैं खुद ही स्क्रॉल कर दूंगी, थोड़ा सा टाइम दिया करो, ठीक है। हाँ बेटा, ऑब्वियसली वी विल एक्सप्लेन फ्लो, विल एक्सप्लेन फ्लो। चलो ये हो गया लिख के, अभी मैं इसको खराब कर रही हूं, मतलब आपको एक्सप्लेन कर रही हूं। सो कहानी है ये पूरी जो तुमने अभी सीखी है, कहीं ना कहीं यही कहानी है। सो क्या है ये, कोई क्लाइंट तुम्हारे पास आएगा और वो क्लाइंट बोलेगा मेरी ऑडिट परफॉर्म कर दो, समझ में आ रहा है। उसको ऑडिट को हाँ बोलने से पहले ये SQC 1 कहता है ना, वो क्वालिटी कंट्रोल बाप स्टैंडर्ड, वो कहता है उसको हाँ बोलने से पहले कुछ तो एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन ले लेना। मतलब बिफोर एक्सेप्टिंग द ऑडिट कुछ चीजें आपको पहले ही कंसिडर करनी पड़ती है। कंसिडरेशन का मतलब होता है ध्यान में रख लेना ये बातें, मतलब कुछ ऐसी चीजें होंगी अगर वो एग्जिस्ट कर रही है तो आप क्लाइंट को हाँ भी नहीं कह सकते। ऐसे नहीं कि सामने से रिलायंस आ रहा है और कह रहा है मेरी ऑडिट परफॉर्म कर दो, तुमने हाँ बोल दिया। अब मैं तुमसे बोलूं, मान लेते कि यार विजय माल्या आ गया और तुमसे कह रहा है मेरी ऑडिट परफॉर्म कर दो, ये मेरी कंपनी बंद होगी, पैसा मैं अच्छा खासा दूंगा, जो पैसा मैंने लूटा है ना बैंक्स का, वो उनमें से 10% फीस तुम्हारी, तुम उसकी ऑडिट करने के लिए हाँ बोल दोगे। तुम्हारी आत्मा तो चाहेगी हाँ मैं हाँ बोल देता हूं, मेरा क्या जा रहा है, 10% मिल रहा है भाई, है ना। बट इंस्टीट्यूट क्या कहता है, वो SQC 1 कहते हैं, ICAI कहता है, स्टैंडर्ड कहते हैं, ऐसे तुम हाँ नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि विजय माल्या की ऑनेस्टी अच्छी नहीं है, इंटीग्रिटी आप चेक करोगे उसकी, ये सब कुछ आपके स्टैंडर्ड के अंदर पड़ेंगे। सो कुल मिला के देखा, बोला ना वेदांत ने कि हाँ हम तो बोल देंगे, लेकिन तुम हाँ नहीं बोल सकते। यही कहानी है यहाँ पे कि जब तुम्हारा क्लाइंट आता है ना, कुछ इनिशियल रिस्क तो तुम क्लाइंट के बारे में पहले ही देख लेते हो। इनको हम एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन कहते हैं कि एक्सेप्टेंस देने से पहले कुछ चीजों को तुम्हें कंसिडर करना पड़ेगा उस क्लाइंट के बारे में। और अगर वो क्लाइंट तुम्हारा पहले से है तो, मतलब आज मान लेते हैं भाई मैं पिछले साल तुम्हारी ऑडिट मैंने करी थी, उससे पिछले साल भी मैं कर रहा था और इस साल भी तुम चाहते हो मैं ही करूं, कर सकता हूं, कर सकते हो। बट अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने से पहले कुछ चीजें देख लेना। सो बेसिकली मैंने लिखवाया एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन है, बट साथ में कॉन्टिन्यूअल वर्ड भी ऐड हो जाएगा जब आपका स्टैंडर्ड पढ़ेंगे। सो कहानी वहां से शुरू हो जाती है कि क्लाइंट जब तुम्हारे पास आता है उसको एक्सेप्टेंस देने से पहले भी कुछ चीजें देखनी पड़ेगी। रिलायंस कंपनी आ रहा है, चलो रिलायंस का ओनर का इंटीग्रिटी अच्छा है, बट तुम्हारी एंगेजमेंट टीम के मेंबर ही नहीं है। व्हाट इज दिस एंगेजमेंट टीम? अब ऑडिट करने के लिए अकेले थोड़ी जाओगे, टीम बना के जाओगे ना, तो उसको एंगेजमेंट टीम कहते हो।
राइट। अब तुम्हारे पास ऑफिस में 4 लोग बैठते हैं और रिलायंस कंपनी का तो स्केल ऑफ ऑपरेशन कितना ज्यादा है, तो 4 लोग बस ऑडिट कर पाएंगे नहीं। सो तुम्हें रिसोर्सेज भी देखना पड़ेगा। अभी तुम्हारे पास रिसोर्स है इतने कि तुम ऑडिट परफॉर्म कर पाओगे क्वालिटी के अकॉर्डिंग या नहीं। तो बेटा इसको कहते हैं एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन, ये डिटेल में पढ़ेंगे, बट सबसे पहले एक्सेप्टेंस देने से पहले भी कुछ कंसिडर आपको करना है, ठीक है। मान लिया कि आपने एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन ली, ठीक है, और एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन आपको ठीक लगा कि सब कुछ सही है जैसे होना चाहिए था, फिर आपने हाँ बोल दी, फिर उसके बाद ना एक ना अग्रीमेंट आप साइन कर लेते हो। इसके ऊपर भी स्टैंडर्ड है 210 में, हम इस बात को पढ़ेंगे। आप ना अग्रीमेंट साइन कर लेते हो, आप अग्री कर लेते हो कि भाई तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ना। जैसे कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तुम बताओ मुझे, ओपिनियन देना, रीजनेबल एश्योरेंस देना, तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए आपको क्या काम करना है। और मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ऑडिटर जो उससे इंफॉर्मेशन मांगेगा वो इंफॉर्मेशन देना। आप समझ रहे हो, ये सब कुछ स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है। तो कल जाकर कोई डिस्प्यूट ना हो जाए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए ऑडिटर और क्लाइंट के बीच में, मतलब आपके मैनेजमेंट के बीच में, तो तुम पहले ही एक अग्रीमेंट बना लेते हो जहां पे लिख देते हो कि किन टर्म्स के ऊपर इस ऑडिट को परफॉर्म किया जाएगा। ये सब कुछ आपका इनिशियल लेवल पे होता है। चलो आपने अग्रीमेंट भी बना लिया, फिर क्या, अब एकदम से लपक जाओ, काम करना शुरू कर दो, ढूंढना शुरू कर दो, रिस्क काम पे कितना है, नहीं। सबसे पहले प्लानिंग करते हो, क्योंकि जैसे आप भी पढ़ाई करने से पहले प्लान बनाते हो, राइट, कि भाई मुझे किधर कितना टाइम लगाना है, मेरी क्लासेस के ऊपर कितना टाइम लगेगा, कौन से सब्जेक्ट को कितनी रिवीजन देनी पड़ेगी, दिस एंड दैट। ऐसे ही आप इधर भी ऑडिट एक इफेक्टिव वे में कंडक्ट हो सके, एफिशिएंटली, बिना टाइम को वेस्ट करें, आप अच्छे से ऑडिट कर पाओ, इसलिए आप ऑडिट की प्लानिंग करते हो। यहां पे भी आपको एक स्टैंडर्ड है जो पढ़ेंगे चैप्टर में, तो आप प्लान करोगे, ठीक है बेटा। प्लानिंग के बाद क्या, वैसे प्लानिंग जब आप कर रहे होते ना उसी टाइम पे आपका रिस्क शुरू हो जाता है। बोला था ना कि ऑडिट एक रिस्क बेस्ड ऑडिट है, तो काम करने से पहले आपको क्या समझना पड़ेगा कि कहां पे कितना रिस्क है। तो रिस्क समझोगे कैसे, 2 चीजें देखूंगा, एंटिटी को समझूंगा पहले, उसका एनवायरमेंट समझूंगा, मतलब किस टाइप का बिजनेस है ये वो, वहां से मुझे कौन सा रिस्क पता लगेगा, इनहेरेंट रिस्क। फिर कंट्रोल देखूंगा कैसे लगाए हुए हैं, वहां से मुझे कितना क्या पता लगेगा, कंट्रोल रिस्क। इन दोनों को मैं क्या कह देता हूं, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। और मैंने बोला है इस सब्जेक्ट में आप अलग अलग से ये वर्ड यूज नहीं करते, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क, आप खाली क्या बोल देते हो, ऑडिटर क्या कर रहा है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को ढूंढ रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है। फिर उसको आगे वो एसेस भी करता है, चैप्टर नंबर 3 में सीखेंगे कि भाई ये रिस्क कैसा है, कितना इंपॉर्टेंट है, दिस एंड दैट, उसको असेसमेंट कह देते हो। और जो प्रोसीजर आप परफॉर्म करोगे रिस्क ढूंढने के लिए, उनको कह देते हो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। अच्छा, जब आपको रिस्क पता लग गया, फिर आप ये डिसाइड करोगे कि भाई आपको काम आगे का क्या करना है, क्योंकि जिधर रिस्क ज्यादा उधर काम भी ज्यादा। तो ये काम क्या, इसको आप कह देते हो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, कि रिस्क के बेसिस पे अब काम आपको क्या करना है। ऑल्सो नोन एज रिस्पॉन्सिस। रिस्पॉन्स क्यों, क्योंकि रिस्क के अगेंस्ट आप रिस्पॉन्स बना रहे हो, तो आप ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर देते हो। वहां से आपको क्या मिलते हैं, ऑडिट एविडेंस मिलते हैं। बट एक आपको सिर्फ ऑडिट एविडेंस चाहिए या सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस चाहिए, आपको तो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस चाहिए। तो जब ऑडिटर को सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल जाते हैं, तो उसके बेसिस पे वो किसी कंक्लूजन पे पहुंच जाता है। कंक्लूजन मतलब क्या, अभी आपको एविडेंस मिल गए और आप कह रहे हो गलतियां है भाई, तो फिर आप बोलोगे गलतियां है। और अगर आपको एविडेंस मिले और कोई गलतियां नहीं मिली तो आप बोलोगे सब कुछ सही है। तो बेसिकली कंक्लूजन पे पहुंच गए कि अब आपको ओपिनियन कैसा देना है, और ये फिर आप अपना ओपिनियन दे देते हो। और ओपिनियन कैसा देना है ये मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया है, ये कल डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ओपिनियन में, और फिर आपकी ऑडिट खत्म हो जाती है। दिस इज हाउ योर एंटायर ऑडिट का फ्लो गोस। इसके बीच में वो सारी कहानी इंस्टीट्यूट आपको सिखाता है कि भाई अगर एक्सेप्टेंस देनी है तो क्या फैक्टर कंसीडर करोगे। ठीक है, मैं आपको एक बार आपका सिलेबस बता देती हूं। ऑडिट फी ऑडिट कंप्लीट होने के बाद मिलेगी। इधर आ जाओ, आप अपना बुक खोल लो जो आपका मेन बुक है, ठीक है, और उसके पहले पेज के ऊपर आ जाओ। एक बार देखो, ये इधर आपको जो दिखाई दे रहा है वो आईसीआई का सिलेबस है। अब देखना एक बार आईसीआई का सिलेबस बेटा। देखो यहां पे मैं सिर्फ सिलेबस बताऊंगी और तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा जो वर्ड्स लिखे हुए हैं। दिस इज द पावर ऑफ बेसिक्स। इधर आ जाओ। हाँ, सिलेबस खत्म हो गया, मैं आपको दिखाती हूं कैसे खत्म हो गया। देखो यहां का सिलेबस है, राइट। पहला चैप्टर क्या है, नेचर, ऑब्जेक्टिव, स्कोप ऑफ ऑडिट। सो बेसिकली इधर इंस्टीट्यूट आपको क्या समझाना चाहेगा, बेसिक्स।
जैसे कि भाई ऑडिट क्या है, ओरिजिन कहां से हुआ, ये ओरिजिन वगैरह तो मैंने काट दिया इस बुक में, आपके मॉड्यूल के अंदर है, उसके ऊपर क्या क्वेश्चन आएगा मैं आपको एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से उसको समझा दूंगी। मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑडिट क्या है, बेनिफिट ऑफ ऑडिट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है, इंगेजमेंट है ना, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, ओपिनियन देना, रीजनेबल एश्योरेंस, ये हम कर चुके हैं। यस, उसके बाद अच्छा, इसके बाद हम ये चैप्टर हम कभी नहीं करते, मैं हमेशा आपको ना चैप्टर नंबर 11 कराती हूं, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको ये भी बताना भाई कि हमें थोड़ा बहुत एथिक्स आना चाहिए, कि हम जो भी काम करेंगे एथिकल वे से करेंगे, तो एथिक्स आना इंपॉर्टेंट है। तो ये एथिक्स क्या है ये समझाएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। फिर उसके बाद एथिक्स समझाने के बाद ना, ये चैप्टर नंबर 11 के अंदर, इसने हटा दिया गया इधर से, इसी चैप्टर नंबर 11 के अंदर बेटा हम देखो, ये इसने लिखा हुआ इधर, टर्म्स ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट, मतलब जो हम टर्म्स अग्री करते हैं वो समझते हैं एक्सेप्टेंस देने से पहले। यहीं पे हम एक एसक्यूसी 1 पढ़ते हैं जहां पे एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन आती है, तो आपने एक्सेप्टेंस दे दी, एक्सेप्टेंस देने से पहले कुछ कंसिडरेशन आपको लेनी पड़ेगी, फिर आप एक्सेप्टेंस देना चाहते हो तो आपको टर्म्स को अग्री करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसे नंबर 210 हम पढ़ते हैं। फिर आपने ऑडिट को एक्सेप्टेंस दे दी, उसके बाद आप ऑडिट को प्लान करोगे, फिर आप चैप्टर नंबर 2 में आ जाते हो। प्लानिंग में 3 चीजें हम पढ़ेंगे जाके, स्ट्रेटेजी, प्लानिंग एंड प्रोग्राम। प्लान आपने कर लिया तो फिर रिस्क असेसमेंट एंड कंट्रोल, रैप लगाओगे, रिस्क समझोगे कहां पे क्या है, तो यहाँ पे रिस्क का कंसेप्ट आएगा प्लस मटीरियलिटी का कंसेप्ट आएगा। 320 देखो, 315 स्टैंडर्ड के नंबर पे डरो मत, बट इधर रिस्क आप अंडरस्टैंड करोगे, फिर रिस्क के बेसिस पे रिस्पॉन्सेज बनाओगे जिसको आप फर्दर ऑडिट प्रोसीजर कह रहे हो, दिस इज ऐसे नंबर 330। फिर आपको वो रिस्पॉन्सेज क्या होंगे, प्रोसीजर के नाम आप सीखते हो यहाँ पे ऑडिट एविडेंस के अंदर। ये कौन कह रहा है कि ऑडिट एविडेंस इज सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होने चाहिए, ऐसे नंबर 500 आपको बताता है। फिर यहाँ पे डिफरेंट स्पेसिफिक सिचुएशन है, जैसे कि सैंपलिंग कैसे करोगे, कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस के स्टैंडर्ड एप्लीकेबल हो जाएंगे, ये सब कुछ सारे स्टैंडर्ड किसके हैं, एविडेंसेस कलेक्ट करने के हैं, कि अल्टीमेटली आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं। इसके बीच में ना ये वाला चैप्टर थोड़ा सा स्पेसिफिक है, इसमें हम वाउचिंग वेरिफिकेशन सीखते हैं, इसका भी मेन पर्पस क्या है, एविडेंसेस कलेक्ट करना। फिर मैंने आपको ये भी बताया था, अगर आपको याद हो कि भाई जो भी काम करोगे उसको डॉक्यूमेंट आपको करना पड़ेगा, रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना पड़ेगा, तो एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन कहा जाता है। फिर उसके बाद हम कंप्लीशन एंड रिव्यू, ये कंप्लीशन और रिव्यू में क्या है, कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन है, जैसे आप ऑडिट खत्म करने वाले होते हैं ना, ये कुछ स्पेशल चीजें और आपको देखनी पड़ती हैं, राइट। ये मैंने अभी तक डिस्कस नहीं करी, स्पेसिफिक सिचुएशन है। बट क्या मैंने कम्युनिकेशन विद TCWG बात करी है, यस। क्या मैंने कम्युनिकेशन विद मैनेजमेंट आपको बताया, यस। प्लस इसके साथ साथ आप रिपोर्ट बनाते हो, और रिपोर्ट में हमारे सारे ओपिनियन वाले स्टैंडर्ड आ जाते हैं जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं करे। और ये जो चैप्टर नंबर 9 है और चैप्टर नंबर 10 है, ये डिफरेंट टाइप की ऑडिट की बात कर रहा है। चैप्टर नंबर 10 के अंदर स्पेशली बैंक ऑडिट क्या होती है ये सीखेंगे, और चैप्टर 9 के अंदर ये आपको डिफरेंट ऑडिट करना सिखाएगा। जैसे आप ऑडिट कर रहे हो, क्योंकि अभी तो हम जो ऑडिट सीख रहे हैं वो कंपनी फाइनल अकाउंट ऑडिट है, बट अगर आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट करना है तो कैसे करोगे, होटल का ऑडिट करना है तो कैसे करोगे, स्कूल का ऑडिट करना है तो कैसे करोगे, ट्रस्ट का ऑडिट करना है तो कैसे करोगे, सिनेमा हॉल का ऑडिट करना है तो कैसे करोगे, ये सब कुछ हम पढ़ते बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट के अंदर। एंड दिस इज हाउ योर सिलेबस इज गोइंग टू एंड। समझ में आ रहा है, 4 नहीं 2 टाइम आ रहा है, क्या आ गया। हाँ, मैंने आपको पूरा सिलेबस में जो वर्ड्स यूज होने वाले हैं, बार बार आएंगे ये वर्ड्स, इनका रेलिवेंस सिर्फ आपके पहले चैप्टर या आखिरी चैप्टर में नहीं है, मैंने आपको पूरा सब्जेक्ट समझा दिया है। मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि ऑडिट में एक कंसेप्ट होता है ना, कि कंसेप्ट क्या है, वो कहीं ना कहीं कंसेप्चुअल चीजें आपने समझ ली है। अब हमें क्या करना है, इन कंसेप्ट को हर एक जगह पे फिट करना है और उनका एक्सटेंशन सीखना है। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। ये अब हमें आगे ये करना है कि अब मैं आपको चैप्टर नंबर 1 सिखाऊंगी तो ये डिटेल में चीजें आपको सिखाएगा आगे जाके। अब हमने एक वो कहते हैं नींव डाल दी है, बिल्डिंग अब उसकी खड़ी करनी है। अब मेहनत आपकी इक्वल रहेगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें होंगी, आपका दिमाग खराब होगा, मैं बता रही हूं, क्योंकि लर्न करने की बहुत सारी चीजें होंगी। सो थैंक यू। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू गो अहेड विद दिस। अब आपने नोट्स लिख लिए हैं, ठीक है। कल अपन चैप्टर नंबर 1 करेंगे और कुछ मैं आपको फिर होमवर्क में लिखने को दूंगी। कल आपका होमवर्क कुछ नहीं है, बस आज तक जो आपने किया, आज तक जो भी हमने किया वो कल आपको रिवाइज करके आना है। प्लस कल मैं आपको टाइप्स ऑफ ओपिनियन सिखाऊंगी और चैप्टर नंबर 1 से हम शुरू कर देंगे। फिर मैं आपको होमवर्क में नोट्स लिखने को दूंगी, कुछ हम क्लास में ही लिख लेंगे, कुछ अपना मुश्किल रहा तो, बट कुछ चीजें आपको लिखने को मिलेगी, क्योंकि कंटेंट बहुत कुछ है लिखने को। आपको कुछ नहीं करना,
ठीक है, 2 और मार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये सेशन फिर खत्म करें यहाँ पे। कैन वी प्लीज एंड दिस सेशन। ये सारे कमेंट 3 बार आ रहे हैं क्या? क्या आप क्लास में शॉर्ट नोट हाँ मैं लिखवा दूंगी शॉर्ट नोट। चलो ऐसा कर लेते हैं, जो ब्रीफ वाले नोट्स है ना वो नहीं लिखवा पाऊंगी बेटा, क्योंकि जो मैंने नोट्स बनाए हुए ना चैप्टर्स के वो इतने बड़े बड़े नोट्स हैं, बच्चों की उंगलियां टूट जाती है, क्योंकि मुझे इनफ कंटेंट चाहिए आपके पास ना कि आपको बुक खोलनी ना पड़े, बट शॉर्ट में नोट लिखवा देंगे। तो ऐसा करेंगे, ब्रीफ वाले नोट आप खुद लिखना और एक क्लास नोटबुक बना लेना। अब ठीक है, बेसिक्स आपने लिख दिए, एक कल से ना क्लास नोटबुक बना लेना, और जो ब्रीफ पॉइंटर्स होंगे ना क्लास नोटबुक के चैप्टर 1 से मैं क्लास में लिखवा दूंगी, और जो डिटेल नोट है आपका मन करेगा तो वो पीडीएफ पड़ी हुई अपने पास, फिर वो मैं आपको शेयर कर दूंगी। ठीक है, सो कल से क्लास नोटबुक ले आना। आप पॉइंटर्स लिख लेंगे ताकि कीवर्ड वगैरह भी याद हो जाए, अपने को इशू ना रहे। चलो फिर इस सेशन को एंड कर रहे हैं। लेट्स लर्न ऑडिट सीरीज में कंटिन्यू करूंगी बेटा। ये तुम्हें कैसे पता लगे लेट्स लर्न ऑडिट सीरीज में? यार ये क्या हो रहा है, ये एक बार बार एक कमेंट क्यों आ रहा है? 2 और मार लो, बट इसको जरूर मार लेना। ये मैंने 50 बार देख लिया कमेंट। ये कौन कमेंट कर रहा है? चलो बाय बाय।